आज हम सीखेंगे कैसे लोगों को अच्छी नींद देके और कैसे उनकी हेयर फॉल को रोक के पैसे कमाए जा सकते हैं। बट आपको एक प्लेज लेनी पड़ेगी कि आप जो बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। जो बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं शुरू। मेरे को सब लोगों को ये बताना है कि आपका जो प्रोडक्ट है व्हाट्सएप स्लीप गमीज जिसको हम बोलते हैं, मेरे को मैं कम से कम लगा लो 6 महीने से वो खा रहा हूँ। और नींद की ऑब्वियसली सबको एक दिक्कत रहती है, राइट? कि एक अच्छी नींद, पीसफुल नींद, बिना रुके टूटे हुए जो नींद आती है, वो जो एक नींद थी ना, वो काफ़ी टाइम से मैं सोचता रहता था, क्योंकि फ़ोन चलाना और वो सब करना, वो प्रॉब्लम तो रहती है। तो आपके वो प्रोडक्ट का मैं बहुत टाइम से यूज़र हूँ। और एक बता देता हूँ कि ये कोई प्रमोशनल नहीं है। हाँ। तो बिकॉज मैं आपका एक प्रोडक्ट का यूज़र हूँ, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था इसके अंदर, तो मैंने सोचा आपको बुलाना चाहिए, सीखना चाहिए कि एग्जैक्टली आइडिया कहाँ से आया, क्या शुरू किया, कैसे शुरू किया। और आई एम श्योर मेरे जैसे और भी बहुत सारे कस्टमर्स होंगे जो आपको ये डेली फीडबैक देते होंगे। तो थैंक यू फॉर क्रिएटिंग सच एन अमेजिंग प्रोडक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। नहीं, थैंक यू सर, आपने ट्रस्ट किया हमें। आप पहले कितने बजे सोते थे और ये खा के कितने बजे सो पा रहे हो? यार पहले होता था कि मेरे को सोने के बाद कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगते थे नींद आने में। क्या मतलब, कभी इधर मुड़े कभी उधर मुड़े, कुछ सोचते रहे। अब ये होता है कि खाने के बाद गमी अराउंड 30-40 मिनट्स में सो जाते ऐसा हो? माहौल बन जाता है हाँ। कि नींद आ सकती है अब। समझ गया। हाँ, हाँ। वो मेरे ऊपर है, अगर मैं उसको भी रोक दूं, जबरदस्ती ना सोऊं, तो वो तो ऑब्वियसली कोई नहीं रोक सकता। बट अगर आप सोना चाहो तो आई थिंक 30-40 मिनट में आपका काम कर जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो ये सही है, है। ये इम्पैक्ट है। नहीं, नहीं, सही है, अच्छा है, आपको फ़र्क आ रहा है। बट शुरू करते हैं पहले कि हाँ जी। एग्जैक्टली आप कहाँ से आते हो और व्हाट्सअप वेलनेस की स्टोरी क्यों शुरू किया आपने। यस, सो बेसिकली तो आई एम फ्रॉम पठानकोट, पंजाब। तो अपना ग्रेजुएशन करके आई जॉइंट अर्ली स्टेज स्टार्टअप इन गुड़गांव। हेल्थ टेक में था, मतलब एआई बॉट बना रहे थे जहाँ पे हमने कस्टमर आके अपना सिम्टम डालता था, हम 10-12 क्वेश्चन येस नो में उससे पूछते थे जिस पे उसको क्लिक करना होता था। एंड उसके बाद प्रोबेबल कंडीशंस दिखाते थे जिससे कि यूज़र देख पाए कि उसको क्या तकलीफ़ है। वो वीडियोस देख सकते हैं डॉक्टर की ऑनलाइन, या डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है ऑनलाइन। वहाँ पे 7-8 महीने काम किया, उनका कुछ इन्वेस्टर इशू हो गया, सो दे हैड टू शट डाउन। उसके बाद आई मूव टू द मैन कंपनी। तो मैंने सारा D2C सीखा, ब्रांड वेबसाइट पूरी मैं हैंडल करके, मार्केटिंग, टेक, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पार्टनरशिप्स। तो वहाँ पे हमने देखा कि कस्टमर सारे हैं, कुछ परसेंटेज जो महंगा प्रोडक्ट ले रही है फिर भी डिससेटिस्फाइड है, तो कि इफेक्ट नहीं आ रहा है। हमें लगा कि प्राइस एक्सपेक्टेशन मिसमैच, क्योंकि जनरली एक मास मार्केट प्रोडक्ट से हम 2.5x पे बेच रहे थे। लेकिन उसके बाद आई मूव टू ग्रोफर्स में आई वाज लीडिंग ग्रोथ फॉर न्यू स्टार्टअप ऑफ देयर्स, जो एक सस्ता ऑल्टरनेटिव टू नायका का प्लेटफॉर्म बना रहा है। मतलब नेल पेंट बेच रहे थे 45 में, लिपस्टिक 79 में, फेस वॉश 69 में। तो वहाँ पे लड़के लड़कियाँ दोनों खरीद रहे थे। यहाँ पे हम बेच रहे लोगों को जो 20-25 हज़ार महीना कमा रहे हैं। मैन कंपनी में 50,000 प्लस वालों को टारगेट करते थे। हमने देखा कि यहाँ पे भी लोग डिससेटिस्फाइड है। और हमने एक और चीज़ देखी कि यहाँ पे भी जिनकी इनकम कम है, वैसे जिनकी इनकम ज़्यादा है, 3 प्रोडक्ट हेयर के लिए यूज़ कर रहे हैं, 2 स्किन के लिए कर रहे हैं। तो एस्पिरेशन सेम है, लेकिन एक्सपेक्टेशन जो है प्रोडक्ट से उसका मिसमैच भी सेम है। तो हमने रिसर्च किया, देखा कि प्रोडक्ट का इतना इशू नहीं है। इशू है कि 4-5 साल में, ये 2019-20 की बात है, उससे पिछले 4-5 साल में फूड डिलीवरी ऐप्स ने इतना डिस्काउंटिंग किया कि लोग जंक फूड काफ़ी ज़्यादा खाने लग गए, मतलब क्योंकि ईजिली आ रहा था घर पे। तो लोगों का न्यूट्रिशन ख़राब हो रहा था 4-5 साल से, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन लेवल कम हो रहे थे, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स जल्दी आ रही थी। फॉर एग्जांपल हेयर फॉल लोगों को मिड-30s में, अर्ली 30s में होता, मिड-20s में होने लग गया। जॉइंट पेन, बॉडी एक, जो 40s के बाद की प्रॉब्लम्स है वो लेट 20s अर्ली 30s में आने लगी, जस्ट बिकॉज डाइट सही नहीं थी। तो वहाँ पे हमने देखा कि एक बड़ा गैप है जो हम फुलफ़िल कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में 2 दिक्कतें थी कि एक तो सप्लीमेंट को नेगेटिवली देखा जाता है। मतलब अगर कोई सप्लीमेंट देख रहे हैं तो लोग सोचते हैं कि या तो बीमार है, या तो कमज़ोर है, या तो फिर पागल है, पता नहीं क्यों खा रहा है, डाइट कर सकती है। लेकिन आधा देश वेजिटेरियन है, तो वैसे ही पूरा नहीं होता न्यूट्रिशन से। तो वहाँ पे स्टिग्मा ब्रेक करने का एक था। तभी हमने सोचा कि एक फ़न यूनिक नाम होना चाहिए, एक एनर्जेटिक ब्रांड होना चाहिए जिसको देख के कस्टमर ट्राई करना चाहिए और वो स्टिग्मा को ओवरकम कर सके। दूसरा था कि लोग समझते हैं कि इशू है, लेकिन टाइम किसी के पास नहीं है, एफर्ट किसी को डेली बेसिस पे लगाना है। तो हमें एक टाइप फॉर्म चाहिए था जो 10-15 सेकंड ले और टेस्टी हो, ताकि रोज़ खाने का आपका मन भी करे और उसकी वजह से मिस ना हो, क्योंकि मोस्टली सप्लीमेंट्स लॉन्ग टर्म में इफेक्ट देते हैं। तो उस तरीके से हमने गमीज चूज़ किया और व्हाट्सअप वेलनेस नाम रखा, क्योंकि वो पहला स्टिग्मा वाला पार्ट ओवरकम करना था। तो ऐसे इसको शुरू किया हमने, एक प्रोडक्ट से ही शुरू किया, 1.5 साल एक ही प्रोडक्ट बेचा।
पहला सबसे पहला प्रोडक्ट स्लीप, हाँ ब्यूटी था। ब्यूटी। ब्यूटी मतलब स्लीप में करना चाहता था क्योंकि मेरा खुद मैं 3-4 बजे सोता था, तो मेरा इसलिए भी इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट बना। मैंने बाहर से प्रोडक्ट मंगवाए स्लीप के, तो हमने देखा कि इंडिया में नेगेटिवली व्यू करते हैं, मतलब नींद नींद की नशे गोली, है या हाँ कुछ है। बिल्कुल। लेकिन हमने देखा बाहर प्रोडक्ट्स है जो लोग रोज़ खा रहे हैं, रिसर्च है कि 2-3 साल भी लगातार खाओ कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हैबिट फॉर्मिंग नहीं है। तो वहाँ पे हमने देखा काफ़ी बड़ा गैप है, और मतलब मेरी खुद की प्रॉब्लम है और आसपास भी दिखता था, और मेरी उम्र के लोग लेट सोते हैं, वैसे सबको पता जल्दी टाइम पे सोना चाहिए। तो वहाँ पे हमने देखा गैप है, बट हमने ब्यूटी से शुरू किया क्योंकि 4-5 साल का एक्सपीरियंस ब्यूटी बेचने का था और हम कॉन्फिडेंट थे कि बेच सकते हैं। तो तभी हमने ब्यूटी से शुरू किया और उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट स्लीप निकाला। अच्छा, तो ये फॉर्मुलेशन कैसे की यार कि ब्यूटी के अंदर भी ऑब्वियसली आई एम श्योर मल्टीपल टाइप के तरीके होंगे वो प्रोडक्ट निकालने के। वो जो सीक्रेट सॉस है, वो जो रेसिपी है प्रोडक्ट की, फॉर्मुलेशन, वो कहाँ से आई? वो कैसे सोची कि यार ये सही तरीका है बनाने का? यस, सो हम पहले तो देखते कि कस्टमर का इशू क्या है और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हमने लॉन्च किया ऑलरेडी सप्लीमेंट्स थे, गमीज भी थे, वेल फंडेड थे, मतलब 30-30 40-40 करोड़, किसी ने 150 करोड़ उठा रखा है। हमने तो 22 लाख से शुरू किया, 11 मैंने डाला, 11 मेरे को फाउंडर ने डाला, इससे ज़्यादा हमारे पास था ही नहीं। तो हमने देखा कि हेयर का सप्लीमेंट लोग अलग बेच रहे थे, स्किन का अलग बेच रहे थे, बट हमने रियलाइज़ किया कि कस्टमर जो है उसका एम हेयर फॉल रोकना या स्किन बेटर करना नहीं, वो इंटरमीडिएटरी है, एंड एम है कि बेटर दिखे वो। तो हमने हेयर स्किन नेल एक में किया जो बाकी नहीं कर रहे थे, उसकी वजह से हम बेटर वैल्यू फॉर मनी दे पाए लोगों को, जिसकी वजह से हम जल्दी कम पैसे में उसको स्केल कर पाए और इफेक्टिवली बेच पाए। स्लीप में भी हमने देखा कि जो एंड एम है यूज़र का, वो टाइम पे सोना नहीं, उसका टाइम पे उठना है ताकि वो जो करना चाहता है अगले दिन वो कर सके। तो सारे लोग सप्लीमेंट स्लीप का बेच रहे थे सिर्फ सुलाने के लिए। हमने स्पेशल इंग्रेडिएंट्स डाले, टार्ट चेरी जो आपकी मसल्स को रिलैक्स करता है, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, जिमिंग कम्युनिटी में ओवरसीज काफ़ी वेल रिसर्च तो काफ़ी यूज़ होता है सोर मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, बट इंडिया में अभी उतना नहीं पता है लोगों को। तो हमने वो डाला, महंगा इंग्रेडिएंट है, तभी हमारा प्रोडक्ट भी बाकियों से डबल प्राइस पे है कईयों से, फिर भी मतलब बराबर बेच पाते, क्योंकि वो ज़रूरी है कि अगर कोई पूरा दिन कंप्यूटर में बैठे 10-12 घंटे, बॉडी स्टिफ हो गई है, सुबह फ्रेश फील करके उठते हैं। तो वैसे रिसर्च करते हैं हम, वैसे लॉन्च करते हैं ताकि हम प्रीमियम रख के भी प्रोडक्ट को बेच पाए, क्योंकि एंड रिजल्ट अच्छा दे पा रहे हैं। बट इन सब प्रोडक्ट की साइंटिफिक ट्रायल करते हो आप जब निकालते हो, प्रोसेस क्या है? हम एक बनाते हैं कि ये हमें डिलीवर करना है, ये कस्टमर को चाहिए। स्लीप की बात करते हैं फॉर हाँ, एग्जांपल। स्लीप का जैसे हमने देखा कि कस्टमर को चाहिए कि मेरे को सुबह फ्रेश उठ के मैं जो करना चाहता हूँ एनर्जी होनी चाहिए, ना कि क्योंकि लेथार्जिक फील करे। लेथार्जिक फील करे, रात को लेट सोता है, सुबह जल्दी उठेगा तो लेथार्जिक फील करेगा। तो हमने देखा कि ये इशू है। अब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके मेरी को फाउंडर देखती है प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन, उसका मतलब पहले पिछले रोल्स में भी रिसर्च करके प्रोडक्ट्स के बारे में लिखती थी, कम्युनिकेट करती, पूरा उसका कम्युनिकेशन, ब्रांडिंग, सोशल का था। तो वो इंग्रेडिएंट्स की उसको समझ थी, 11th-12th में भी उसने मेडिकल किया है, तो उसको वो एक ड्राफ्ट बनाती है 5-6 फॉर्मुलेशन, जो हम हमारे नेटवर्क में 10-12 डॉक्टर्स हैं उनके पास लेके जाते हैं। जैसे ब्यूटी था तो हम डर्मैट्स जनरल फिजिशियन के पास गए, इसमें हम न्यूरो वालों के पास भी गए स्लीप में। तो हम उनसे फीडबैक लेते हैं कि क्या डाला जाए, क्या किया जाए जिससे कि प्रोडक्ट बेटर हो सके। तो वहाँ से हम 3 ड्राफ्ट फॉर्मुलेशन रेडी करते हैं, उसको फिर हम अपने मैन्युफैक्चरर के पास लेके जाते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हम हर चीज़ प्रोडक्ट में डाल सकें, क्योंकि FSSAI जो रेगुलेट करती है सप्लीमेंट्स इंडिया में, उसकी लिस्ट है कि ये इंग्रेडिएंट्स ही रेगुलेटेड है फॉर विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन यूजेज, OTC यूजेज, एंड इस डोसेज में ही रिकमेंडेड है। तो फिर हम उस हिसाब से मैन्युफैक्चरर से बात करते हैं, 3-4 सैंपल बनाते हैं, उसको हम स्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं, क्योंकि 18 महीने का शेल्फ लाइफ दे रहे हैं, एंड फिर हम उसको लॉन्च करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है जो हमें 3 से 4 महीने एक नया प्रोडक्ट फाइनलाइज करने में लगते हैं। बट मान लो आपने मैन्युफैक्चरर से बैच बनवा लिया, हाँ, अब उसकी टेस्टिंग भी होती है, कैसे होती है? टेस्टिंग होती है, तो जब बैच बनता है वो लैब में जाता है कि जो हम डाल रहे हैं उतना ही डल रहा है, नहीं डल रहा है। ठीक है। तो इंग्रेडिएंट्स क्योंकि वही डल रहे हैं जो वेल रिसर्च और ग्लोबली है, तो वही डल रहा है। अभी हम अंडरटेक किया हुआ है, आई थिंक 2 से 3 महीने में हम पब्लिश करेंगे, जो हमारे प्रोडक्ट की स्पेसिफिक क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, जहाँ पे 40-50 लोगों के बैच साइज में वो ले रहे हैं रोज सप्लीमेंट। हम उनको मॉनिटर कर रहे हैं क्या चेंज आ रहा है, आधों को प्लेसिबो देके, आधों को हमारा देके, और फिर हम वो पब्लिश कर रहे हैं अब। मतलब वो एक्सपेंसिव है, तब हमारे पास प्रोडक्ट के ही पैसे थे, 30 लाख लग जाता है, 25 लाख एक स्टडी में लग जाता है, जो कि हम अब कर पा रहे हैं स्केल पे आके। तो फिर आप प्रोडक्ट पैकेजिंग भी लिख पाओगे, क्लिनिकली प्रूवन। हाँ, फिर हम बोल्डर क्लेम्स कर सकते हैं। अभी हम इंग्रेडिएंट लेवल के क्लेम करते हैं, तो फिर हम प्रोडक्ट लेवल पे क्लेम कर सकते हैं।
तो डेफिनेटली तो next आपका step रिटेंशन बढ़ वही है। जाएगा, हाँ, ग्रोथ मतलब बढ़ जाएगी। ऑफलाइन में हेल्प करते हैं वो, जहाँ पे ऑनलाइन में क्या होता है, कस्टमर वेबसाइट पे आता है 5 मिनट लगा के समझ सकता है कि अच्छा ये इंग्रेडिएंट ये कर रहा है, ये कर रहा है। बट ऑफलाइन में आप एक शेल्फ पे जाते हो, आप 15-20 सेकंड के लिए प्रोडक्ट देख रहे हो, कोई समझाने वाला नहीं है, तो वहाँ पे ये चीज़ हेल्प करती है। तो उसके बाद ही हम ऑफलाइन में जाएंगे। ओके। मैन्युफैक्चरिंग आपके आउटसोर्स्ड है? आउटसोर्स्ड है, बट अच्छा। फॉर्मुलेशन हमारी सारी कस्टम होती है। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल जो मैन्युफैक्चरिंग जो बेच रहे हैं सप्लीमेंट, ऑफ द शेल्फ फॉर्मुलेशन उठा लेते हैं ताकि जल्दी लॉन्च कर पाए, अपना खर्चा बचे R&D का। बट हम क्योंकि एंड रिजल्ट बेटर देना चाहते हैं, तो हम टाइम लगा के कस्टम फॉर्मुलेशंस करते हैं और फिर एग्रीमेंट करते हैं मैन्युफैक्चरर को, ताकि वो सेम और किसी को ना दे। अच्छा, उसमें मैन्युफैक्चरर के साथ एग्रीमेंट है कि वो फॉर्मुलेशन वो सेम किसी हमारा और को वाला नहीं किसी को नहीं देगा। देगा। अच्छा, बट वो मैन्युफैक्चरर औरों के लिए तो बनाता ही होगा, कुछ बनाता और है लेकिन बनाता सेम होगा। नहीं, कुछ और बनाता है। ओके। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम नहीं आती होगी जब आपने स्टार्ट किया होगा? अब मैन्युफैक्चरर तो एक बैच साइज के ऊपर ही काम करता है, करेक्ट। अब नहीं तो इकोनॉमीज ऑफ कॉस्ट नहीं आपको मिलेगी, है ना? हाँ वहाँ वो कैसे मैनेज किया आपने? सर जी, मिनिमम ऑर्डर था, MOQ था 10,000 गमीज का, तो आई थिंक वी स्पेंट अराउंड 15 lakhs इन इन्वेंट्री ओनली आउट ऑफ 22 lakhs। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने 7-8 क्रेडिट कार्ड लिए, फेसबुक की ऐड उससे चला के कैश रोटेट करता, क्योंकि बैंक तो कुछ देगा नहीं, पैसे कम थे। तो कार्ड को रोटेट कर करके फेसबुक पे कर करके, और जो सेल से पैसे आ रहे हैं वो फिर ई-कॉमर्स में ये फ़ायदा 10-15 दिन में कैश ऑन डिलीवरी के भी आ जाते, प्रीपेड तो अगले दिन आ जाते हैं। तो वो रोटेट कर करके देते रहे, पैसे देते रहे। थोड़ा RBF वगैरह लिया स्टार्टिंग में, क्योंकि मतलब बैकग्राउंड RPF? रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग। अच्छा अच्छा अच्छा। उससे डेट मतलब, क्योंकि अब मेरा बैकग्राउंड तो नहीं था बिजनेस वाला, ना कोई मतलब फैंसी MBA या कुछ करी कोई इतनी आसानी से ट्रस्ट करे, ना ही फैमिली का वो बैकग्राउंड है। तो पहला फंड रेज काफ़ी स्ट्रगल था। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए भी एक ही प्रोडक्ट कर सकते, दूसरे के पैसे नहीं थे, तो एक ही प्रोडक्ट को हमने 25 लाख तक स्केल किया। उसका ये फ़ायदा हुआ कि अब हम सिंगल प्रोडक्ट को स्केल करते हैं, तो हमारा USP बन के कंपेयर टू अदर्स, जहाँ पे बाकी लोग 50-60 प्रोडक्ट के कैटलॉग पे खेलते हैं, हम अभी 5 प्रोडक्ट के कैटलॉग पे, बट हम हर प्रोडक्ट को डीप लेके जाते हैं। तो आई थिंक आउट ऑफ मजबूरी ही हम बेटर सीख पाए। ठीक है। तो अभी आपने मेरे को समझाया कि आपने 15 लाख तो लगा दिए सीधा इन्वेंटरी में, बाकी जो था वो आप रोटेट करते करते क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऐड। फर्स्ट 100 कस्टमर जो आए थे वो एड्स के थ्रू थे? एड्स के थ्रू थे। अच्छा, सबसे पहले कहाँ पे ऐड चलाई थी? इंस्टा पे और फेसबुक पे। इंस्टा फेसबुक पे। पर दोनों में से भी कुछ ऐसा होता होगा ज़रा परफॉर्म अच्छा कहाँ से आया? यार इंस्टा बेटर करता था हमारी कैटेगरी के लिए तब, अब नहीं, अब तो थोड़ा स्केल हो गया, तो आई थिंक दोनों प्लेटफॉर्म सेम कर रहे हैं। उस टाइम पे इंस्टाग्राम बेटर करता था, तो हम मोस्टली फेसबुक को ही डिसाइड करने देते हैं, क्योंकि वो अपने एल्गोरिथम से कर लेते हैं कि कहाँ पे डालना है। और मेरा पुराना 3-4 साल का एक्सपीरियंस ऐड चलाने का ही था, तो हमें कॉन्फिडेंस था कि कर लेंगे ऑप्टिमाइज, तो वही चैनल यूज़ किया, क्योंकि स्केलेबल भी सबसे ईजिली वही है। करेक्ट। तो जब तक आपके 100 कस्टमर, 1000 कस्टमर जितने भी थे सब एड्स के थ्रू आए स्टार्टिंग में, उस टाइम पे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट अंदाज़ा क्या होगी? सर उस टाइम पे तो आई थिंक, क्योंकि रिव्यूज़ भी कम थे, ब्रांड नया था, हमारा था अराउंड 1000 के ऊपर था। अच्छा। धीरे धीरे उसको नीचे किया। आई थिंक पूरा कम्युनिकेशन का गेम है। हमने अराउंड 60-70 क्रिएटिव टेस्ट किए, और उसके बाद एक विनिंग क्रिएटिव मिला जिसको हमने स्केल किया, तो हम सीधा 8-10 लाख महीने से 20 लाख महीने पे पहुंच गए उस बाय पर। चेंजिंग जस्ट द डिजाइन एंड हाँ, क्रिएटिव। मतलब कम्युनिकेशन क्या चलता है, कैसे कस्टमर को कन्वे करते हो, क्या क्लिक करता है उसको, तो वहाँ से हम पहुँच गए सीधा 20 लाख तक पे। और कैक भी जो मतलब 1000-1100 पे था, 450-500 पे आ गया था। अच्छा। हाँ और आपका एवरेज लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर, हाँ वो तो एक बार, क्योंकि मैं अपनी बात करूं अगर, हाँ पहले मैं एक डब्बा मंगाता था हाँ 800-900 रुपए का, जिसपे शार्क टैंक कोड लगा के हाँ 200 रुपए ऑफ मिलता था, वो 600-700 का जो भी 700 पड़ता का था, पड़ता है। हाँ है ना? वही चीज़ अगर मैं 3 मंगाने लग गया हूँ अब, हाँ तो वो मेरे को 1800-1900 अप्रोक्सीमेटली इतने का पड़ता है। हाँ अब मेरे से ही आप कम से कम आई थिंक 7-8 हज़ार रुपए तो अर्न कर चुके हो हाँ इन ए वे। लाइफ टाइम वैल्यू की बात करूँ और ये हमेशा रहेगा, क्योंकि एक बार जिसको इफेक्ट मिल गया वो आई एम श्योर छोड़ने नहीं वाला। करेक्ट। तो ये चीज़ तो मैं मान रहा हूँ कि रिटेंशन काफ़ी स्ट्रांग होगा आपका, रिपीट बाइंग परसेंटेज भी अच्छी करेक्ट। होगी। हाँ अभी क्या है रिपीट परसेंटेज? ये रिपीट अराउंड 45-50% पे है, और 12 मंथ का है, तो उसको थोड़ा जल्दी करना है। रिपीट हमारा इसलिए स्टार्टिंग में कम था क्योंकि एक ही प्रोडक्ट था, अब आपको उससे फ़र्क आ गया, तो और कुछ है ही नहीं आगे बेचने को। तो जैसे जैसे कैटलॉग बढ़ रहा है हम रिपीट बढ़ा पा रहे हैं। अब और एडजेसेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं ब्यूटी में ही, ताकि वहाँ पे और रिपीट ला पाए, इंट्रा कैटेगरी सॉरी, तो वो करेंगे। एंड
उसके बाद थोड़ा रिटेंशन पे उतना फोकस नहीं था, अभी टीम बनाई है तो दे समवन स्पेसिफिकली टू लीड रिटेंशन जो सही टाइम पे सही मैसेज जाए। तो कोशिश है अब उसको 15-20% और अप करे और बेटर करे बिजनेस। ओके, कितने टाइम तक आपका सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट चला? 1.5 साल। 1.5 साल ब्यूटी हाँ रहा, उसके बाद आपने स्लीप ऐड उसके किया? बाद स्लीप ऐड किया, फिर 6-7 महीने 2 प्रोडक्ट चले, फिर स्ट्रेस रिलीफ ऐड किया, अच्छा, फिर किड्स का ऐड किया, फिर हेयर आईब्रो फॉल वाला जो था वो स्ट्रेस ब्यूटी रिलीफ? वाला था ना, ब्यूटी वाला ही सबसे हाँ पहला वही था? पहला हेयर स्किन और नेल्स एक में। अच्छा, हाँ बट इसमें बहुत टॉल क्लेम्स रहते हैं कि हेयर फॉल रुक जाएगा, रिवर्स तो नहीं हो सकता हेयर फॉल, या हो सकता है? नहीं रिवर्स तो नहीं, मतलब ग्रेइंग का भी कई लोग क्लेम करते हैं, ग्रेइंग तो नहीं रिवर्स हो सकती, वो रुकती है। अभी नहीं हमारा करता है प्रोडक्ट, लेकिन 1-2 महीने में करेगा, अपग्रेड कर रहे हैं प्रोडक्ट को जिसमें हेयर अभी ग्रेइंग भी एग्जैक्टली रोकेगा, आपका प्रोडक्ट हेयर पॉइंट हेयर ऑफ व्यू से फॉल मैं कम बोलूँ करेगा, कम हेयर करेगा? वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाएगा, अच्छा और स्किन को ब्राइट करते हैं, थोड़ा डार्क स्पॉट कम करते हैं और नेल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अच्छा, तो एक अभी स्किन का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं जो टोटल डार्क स्पॉट्स पे, ब्राइटनेस पे काम करेगा, और डीप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट निकाल रहे हैं जो कि महंगा भी होगा इससे। अभी वाला जो है वो क्या है कि आपके लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है, राइट। अब हमें मैसेज आता है कई बार, मैं दिन में 5 सिगरेट पीता हूँ, क्या मेरा स्किन बेटर हो जाएगी ये खा के? तो वो तो नहीं हो सकती। मतलब आपको कोई 1 लीटर पानी पी रहा है और कह रहा है कि फ़र्क आएगा, मतलब सप्लीमेंट जो है वो हेल्प करता है, इनेबल करता है, वो पूरा कंट्रोल नहीं करता है उसको, जर्नी को, मतलब स्लीप में कर लेते हैं क्योंकि और कुछ तरीका नहीं है, बट हेयर और स्किन में काफ़ी चीज़ें इम्पैक्ट करती है। और तो आपको अपनी डाइट तो ठीक करनी ही पड़ेगी, और जो डेफिशिएंसी है वो सप्लीमेंट पूरी करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उससे जो बचाव होएगा उससे आपका हेयर फॉल कम करेगा। तो 3 महीने में आई थिंक जितना हमने देखा है 70-80% लोगों को फ़र्क आ जाता है। सबसे बड़ा जो चैलेंज है कैटेगरी का कि किसी को 3 महीने खिलाना, लोग कहते हैं कि नहीं आया तो क्या होएगा, मेरे तो पैसे चले जाएंगे। तो तभी क्लिनिकल ट्रायल्स अंडरटेक किए हुए हैं ताकि हम बेटर क्लेम कर सके और लोगों को भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सके। स्लीप में उतना बड़ा चैलेंज नहीं है क्योंकि 30 मिनट में पता चल जाता है, एक दिन या दूसरे दिन 3 दिन में बंदा समझ जाएगा उसके लिए प्रोडक्ट है नहीं है। करेक्ट। लेकिन वहाँ पे काफ़ी लंबा काम हो जाता है, तो वो चैलेंज है। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो जो आपकी गमीज हैं, हाँ जो मीठी गोलियां हैं, हाँ वो इन ए वे सॉर्ट ऑफ मल्टी विटामिन ये है, करेक्ट पैक्ड इन ए गमी फॉर्म, करेक्ट यही बोल सकते हैं ना? करेक्ट। हाँ जो हम पहले मल्टी विटामिन गोली खाते थे हाँ जिसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता, हाँ। है आई ना? थिंक टेस्ट अच्छा नहीं होता, साइकोलॉजिकली पेशेंट वाली फील आती है। हाँ 10-15 दिन में बंद खाना बंद कर देते हैं, डिले हो जाता है, मिस हो करेक्ट, जाती है क्योंकि मीठी नहीं वो लगती है। मीठी नहीं, डिज़ायरेबल नहीं है। हाँ वैसे से आप इसको खाने के बाद टेस्ट चेंज की तरह खा लेते हाँ, हो, या इट दिन लुक्स लाइक में, अ डेजर्ट। हाँ दिन में खा के आपको अच्छा फील होता है टेस्ट वाइज, तो आप खा लेते हो। करेक्ट तो इसलिए वो फ़र्क है। करेक्ट, टॉफी की तरह है वो, तो जेब में रखी हुई है, जब मन किया खा लिया। करेक्ट है। बट इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? साइड इफ़ेक्ट एज सच नहीं है, जब तक आपको मतलब किसी चीज़ से अगर एलर्जी है, आपको पता नहीं है इसमें अगर वो है। जैसे ब्यूटी में ग्रेप सीड है, किसी को अगर ग्रेप से एलर्जी है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, किसी को स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है, नेचुरल फ्लेवर्स है, नेचुरल कलर्स है। तो अगर आर्टिफिशियल होता तो मे बी ना ट्रिगर होती, नेचुरल है तो होगी क्योंकि वो स्ट्रॉबेरी से ही आ रहा है। तो वहाँ पे हो सकता है। उसके अलावा तो हमने सब कुछ फिक्स डोसेज में डाला हुआ है, जो FSCI और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा हुआ है कि ये इंडियंस के लिए सेफ़ है, रिकमेंडेड है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमने सब कुछ उसके अंडर ही रखा हुआ है। तो आप अगर रोज़ भी खाओगे आपको कोई साइड इफेक्ट आज सच नहीं आएगा। और डबल खा लूंगा तो? डबल तो नहीं हम रिकमेंड करते, ही कहते हैं खाओ। स्लीप में जैसे 10 mg है मेलेटोनिन का रिकमेंडेड, मतलब डोसेज इंडिया में, हमने 5 डाला हुआ है। तो कोई ओकेजनली 2 खा भी ले, नहीं कुछ होगा, लेकिन हम सजेस्ट नहीं करते क्योंकि मोस्ट लोगों के लिए 5 mg शुड बी इनफ। होता क्या है अगर एक्सेस मेलेटिन खा लो तो, मेलेटोनिन? सर डिजी फील होएगा, सुबह हेडेक फील होएगी। अच्छा, हाँ बस सर लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, बस थोड़ा बहुत ये होता मतलब है। लाइफ थ्रेटनिंग तो आप खाना ज़्यादा खा लोगे वो भी हो सकता है, हाँ तो हाँ हाँ, एक्सेस तो हर चीज़ का ख़राब है। करेक्ट, अब वो तो लेने कुछ वाले के भी है, ऊपर है हाँ, कि क्या करता है। हाँ करेक्ट करेक्ट, सही है सही है। तो अब इसके अंदर बात आती है, मुझे थोड़ा सा समझना सप्लाई चेन के बारे में, हाँ। राइट? आपने मैन्युफैक्चरिंग आप कहाँ कराते हो, किस एरिया में नॉर्मली? मैन्युफैक्चरिंग हमारा एक मैन्युफैक्चरर अहमदाबाद में है, 3 हैदराबाद में है। अभी हर प्रोडक्ट अलग मैन्युफैक्चरर बन रहा है अच्छा, मोस्टली। हाँ तो अलग अलग क्यों किए हुए हैं ये? आई थिंक टेस्ट जहाँ पे क्रैक हो जाता है, जहाँ पे जल्दी डेवलप कर पाते हैं, क्योंकि हमारे लिए स्पीड भी ज़रूरी है, उस हिसाब से चुनते हैं। जैसे किड्स का जहाँ पे हम कर रहे हैं, वो फार्मा चला रहे हैं 20-25 साल से प्लांट, जहाँ पे वो सन फार्मा, सिप्ला, GSK जैसी कंपनियों का प्रोडक्ट बना रहे हैं 20-25 साल से। गिवन दैट किड्स का प्रोडक्ट है तो हम भी एक्स्ट्रा केयरफुल थे कि उसी टाइप के इंग्रेडिएंट्स आने चाहिए जो बच्चों की प्रोडक्ट में ऑलरेडी जा रहे हैं किसी और कंपनी के लिए, क्योंकि
बच्चों को लेके लोग ज़्यादा सेंसिटिव करेक्ट होते हैं। करेक्ट। तो मल्टीपल क्राइटेरियाज होते हैं, किसी की कोई पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे अभी गट हेल्थ बना रहे हैं हम, उन्होंने पेटेंट की हुई है, अपनी स्टडीज़ हैं उनकी एम्स के साथ या पीजीआई के साथ, कि गट बैक्टीरिया ये आपको इनेबल हेल्प करेगा, बेटर डाइजेशन में कॉन्स्टिपेशन दूर करेगा। तो उस पर भी डिपेंड करता है किसके पास क्या अपनी प्रोप्राइटरी टेक है, प्रोप्राइटरी रिसर्च है, तो मल्टीपल चीज़ों पे फैक्टर इन करके हम डिसीजन लेते हैं। बट इसमें कुछ किड्स की बात करते हैं हम, जैसे हाँ, कुछ स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ता है क्या हमें? नहीं नहीं, सप्लीमेंट है, डोजेजेस अंडर 18 की है, अंडर 10 की है, 18 प्लस की है इंडिया में स्पेसिफाइड, तो वो करते हैं। बट हमने एक्स्ट्रा केयर वही जैसे आपको बताया फार्मा जो ऑलरेडी कर रहे हैं बड़ी कंपनीज का, वहीं पे बनाया है। एंड वो केयर तो लेना पड़ेगा, नहीं तो मतलब हमें खुद ही कन्विंस होएंगे तो बेचेंगे कैसे प्रोडक्ट। करेक्ट। हाँ तो ये मैन्युफैक्चर जो ढूंढे आपने, हाँ, ये ढूंढने का क्या प्रोसेस था? पहली बार तो फाइट थी, तो हमने देखा बाकी जो बेच रहे हैं लोग, उनके डब्बे मंगवाए अमेजोन से, क्योंकि इंडिया में अच्छा। मैंडेटरी है पीछे मैन्युफैक्चरर लिखना। हाँ, उनको रीच आउट किया, समझा, नए थे, ये अच्छा काम, छोटी ये उम्र अच्छा थी। है क्या वैसे? हाँ, जब शुरू किया 25-26 साल के थे, तो उतनी हर कोई बात भी नहीं करता था, तो शुरू किया कैसे भी करके। तो उसके बाद फिर एक बार प्रोडक्ट चल पड़ा, तो उसके बाद तो फिर मैन्युफैक्चरर खुद आ जाते हैं अब। तो अब बट ये आसान है। इट्स अ वेरी गुड हैक कि हाँ जो बाकी बना रहे हैं वही मैन्युफैक्चरर आप डब्बे के पीछे से ऑर्डर करके देख लो। हाँ, तो 8-10 मंगवाए तो पूरे इकोसिस्टम समझ लग जाता है, कि हम्म क्वालिटी भी समझ लग जाती है, किसके प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर है, कहाँ बन रहा है वो, तो कौन बेटर क्वालिटी आपको दे सकता है। हम्म अब तो ये है कि नए मैन्युफैक्चरर आते हैं जो भी, वो रीच आउट खुद ही कर लेते हैं, तो हम्म। अब तो सॉर्टेड है। अब मान लीजिए 100 रुपीज़ का आपका हम्म डब्बा है, स्लीप गमी है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसमें नॉर्मली अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या रहता होगा? अराउंड 22 से 25% तक कॉस्ट ऑफ गुड्स है। अच्छा। हाँ, और बाकी क्या क्या कॉस्ट रहती हैं अपनी? बाकी फिर मार्केटिंग है, वेयर हाउसिंग है, लॉजिस्टिक्स है। मार्केटिंग इज रफली अबाउट? मार्केटिंग तो अभी 50% के ऊपर है, अच्छा। क्योंकि अभी कैटेगरी नई है, लोगों को अभी समझाना पड़ता है क्या करती है क्या नहीं करती है, अलग अलग तरीके से समझाना पड़ता है, तभी कम्युनिकेशन टेस्ट करते हैं। हम्म मतलब आप आज की डेट में अगर कपड़े बेच रहे हो, तो आपको सिर्फ एक अच्छा डिज़ाइन है तो बेच सकते हो, या थोड़ा बहुत कंफर्ट का कुछ कह के, लेकिन इसमें पूरा समझाना पड़ता है, क्वेश्चंस काफ़ी है लोगों के, साइड इफ़ेक्ट है नहीं है, हम्म खा सकते हैं, कब खानी है, कैसे खानी है, कितनी देर खानी है, छोड़ सकते हैं खा के, नहीं छोड़ सकते, मतलब गमी इन इटसेल्फ समझाना भी, टैबलेट हो तो अलग है। हमें क्वेश्चन आते हैं, मतलब 1-1.5 साल तो मैंने खुद कस्टमर केयर हैंडल किया, तो क्वेश्चन आते थे कि क्या ये खा के थूकनी है, या खा के निगलनी है, या हम्म। चबानी है। तो वो सब है, अभी तो चैलेंजेस है, लेकिन धीरे धीरे सॉल्व कर पा तो रहे हैं। कैसे सॉल्व करते हो? अभी ये खा के थूकने वाला एग्जांपल ले लेते हाँ, हैं, कैसे सॉल्व किया इसको आपने? या सो टीम में लोग 6 है, मतलब कस्टमर सर्विस पे हमने हमेशा फोकस किया, अभी भी 5 लोग हैं कस्टमर सर्विस में। मतलब सेम साइज़ की कंपनियों में 2-3 होते हैं लोग, कई आउटसोर्स कर देते हैं, हमने वो पूरा इन हाउस रखा हुआ है, क्वालिटी मेंटेन करते हैं, ताकि हम्म टाइमली रिस्पांस मिले, कस्टमर समझ पाए क्या करना है, कॉल करके, मैसेज करके, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल करके, तो वहाँ पे हम अपना रिस्पांस रेट मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं हमेशा, ताकि नियर रियल टाइम में रिस्पांस दे पाए, समझा पाए। बाकी वीडियोस वगैरह बना रहे, हाउ टू यूज़ की या वो सब। और आई थिंक शार्क टैंक पे आके तो काफ़ी अवेयरनेस हो गई लोगों को, हम्म। तो उनको समझ लग गया एपिसोड मैंने भी देख के। वहीं देख के ऑर्डर किया हाँ था। अच्छा। हाँ। हाँ, तो उनको समझ लग गया क्या खाना है, कैसे खाना है, क्या चीज़ है। बट अभी भी चैलेंज तो है, तो हम्म कंसिस्टेंट चैलेंज है, वो तो रहेगा ही हमेशा, आई थिंक अगले 3-4 साल और रहेगा ही। हम्म तो रिस्पॉन्सिव रह के ही सॉल्व कर रहे हैं। हम्म। आपने शार्क टैंक की बात की, जब आप शार्क टैंक पे गए थे हम्म उस टाइम पे आपका रेवेन्यू कितना था अंदाजा? उस टाइम पे हमारा 20-25 लाख के बीच में था। पर मंथ? हाँ, अच्छा। अगस्त में शूट हुआ था, 2021 में, 2022 में, और 2023 के मार्च फेब में एयर हुआ था, तो बीच में गैप भी था काफ़ी। जब एयर हुआ था तब तक तो बढ़ ही गया होगा। तब तक 45 के अराउंड था, अच्छा। और उसके बाद हमने 1.67 किया। एयर होने के जस्ट बाद हाँ, मतलब नेक्स्ट मंथ में, मतलब सीधा? पंप तो 1-2 दिन का होता है, उसके बाद तो आप उसको लेवरेज कैसे करते हो मार्केटिंग में, वो है। हमने इंश्योर किया, उस टाइम तक हमने एक एंजल राउंड उठा रखा था छोटा, अच्छा। तो हमने ऑलमोस्ट सारा पैसा इन्वेंट्री में लगा दिया ताकि आउट ऑफ स्टॉक ना हो। एंड वी हम्म वर वन ऑफ द फ्यू ब्रांड्स जो कभी आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ शार्क टैंक पे आने के बाद भी, नहीं तो किसी का कोई ना कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक रहता है। तो हमारे पास प्रोडक्ट ही 3 थे, उसमें से भी एक आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा तो क्या फायदा बेचेंगे क्या है? फिर। तो वो तीसरा भी एयरिंग से 2-3 दिन पहले ही लॉन्च किया, तो एक्चुअल में 2 ही थे, ब्यूटी और स्लीप। तो इसलिए फिर हमने
ध्यान से मतलब रह के इन्वेंट्री पे लगा के मार्केटिंग पे फोकस करके स्केल किया, क्योंकि मोस्टली ब्रांड्स हमने देखा स्केल आया 1 महीने लेकिन अगले महीने वो डाउन हो गया, तो वो सस्टेन करना चैलेंज था जो मतलब वो कर पाए हम सक्सेसफुली। तो क्या क्या चैलेंज है सस्टेन करने में? यह चैलेंज आई थिंक सस्टेन करने में नहीं आया, क्योंकि हमने पहले ही लगे हुए थे प्लानिंग में। तो एड स्ट्रेटजी आपकी क्या है, आप कैसे उस क्रिएटिव, आप शार्क टैंक के अपने कॉल आउट को यूज़ करते हो अपनी एड्स में, ट्रस्ट कैसे बिल्ड करते हो वेबसाइट पे, वो सब है। तो हमारी वेबसाइट पहले से ही ऑप्टिमाइज थी कन्वर्जन को, मतलब वी वर्क एट अ 4.55% कन्वर्जन रेट, जो लोगों का 2.5-3% होता है। मतलब 100 लोग अगर आपकी हाँ वेबसाइट पे आए तो 4.5-5 लोग हाँ खरीद लेंगे। हाँ, तो वो पहले से था, तो ट्रैफिक ला पाए अब सस्ते में शार्क टैंक की वजह से, तो स्केल कर लिया आसानी से। तो ई कॉमर्स के बेसिक्स आई थिंक पहले से क्लियर करने रखने ज़रूरी है, और कोई ऐसा बड़ा इवेंट किसी की कंपनी की जर्नी में आ रहा है तो पूरा बैक एंड सॉर्टेड रखना ज़रूरी है, जो हमने डे ज़ीरो से रखा हुआ था, तो वो फ़ायदा अब जाके हमें मिला फिर। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे प्रोड्यूस करने में आपका मार्जिन भी बड़ा होगा। यार मार्जिन उतना नहीं बढ़ता, हम पहले ही काफ़ी नेगोशिएट करके चलते थे, क्रेडिट पीरियड बेटर ले पाते हैं, मतलब वेंडर्स नाउ अंडरस्टैंड कि प्रोडक्ट मतलब आया है टीवी में तो रिकग्नाइजेशन, और अब हम वो वॉल्यूम्स भी देते हैं उनको जो कंपटीशन नहीं दे पाते। मतलब गमी मैन्युफैक्चरर्स का सबसे बड़ा इशू ये नहीं है कि ऑर्डर आना, उनको मतलब बहुत लोग हैं, काफ़ी ब्रांड्स ने ट्राई करी, मतलब सफोला ने गमीज ट्राई करी, मैनकाइंड ने करी, और 2-3 ने करी, बट बेच नहीं पाए। उनको इशू है रिपीट ऑर्डर का, कि लोग एक बार लॉन्च करते हैं नहीं बेच पाते फिर बंद कर देते हैं, तो हम रिपीट ऑर्डर दे पा रहे, तो उसकी वजह से हम बेटर टर्म्स ले पाते हैं उनसे। आपने बोला सफोला मैनकाइंड ने लॉन्च किया हाँ पर बेच नहीं पाए, हाँ, क्यों नहीं, क्या फेलियर के रीजन थे उनके? आई थिंक फोकस है एक तो, मतलब वहाँ पे टीम काम कर रही है, फाउंडर फोकस वर्सेस नॉन फाउंडर फोकस का है। सेकेंडली उन ब्रांड सिर्फ हमारा इसके लिए है, सप्लीमेंट गमीस उस पे है, तो कस्टमर ज़्यादा ट्रस्ट कर पाते हैं। थर्डली उनके पास और इतने बड़े बिजनेस है कि यहाँ पे ध्यान ही नहीं जाता, राइट। अब सफोला का 55 में उनका एप्पल साइडर ग्रीन कॉफ़ी इतना बिक रहा है, उनको इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता चले ना चले, मतलब हमारी तो रोटी इससे चल रही है, तो हमें तो चलाना है कुछ ना कुछ करके, तो वो फ़र्क है। आपके लिए तो सब कुछ ही यही है। हाँ उनके लिए तो थोड़ा सा है तो वो। उसका फ़र्क तो पड़ता है। हाँ, ओके। तो अभी अपना ब्लेंडेड हर चीज़ को मिला के हाँ ग्रॉस मार्जिन कितना रहता होगा? यार ग्रॉस अगर मैं सिर्फ प्रोडक्ट लेवल पे बात करूँ तो है अराउंड 75। अच्छा, हाँ, उसमें मार्केटिंग अलग हो गई। मार्केटिंग अलग, टीम कॉस्ट अलग, हाँ, फिक्स्ड जो लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउस वो मार्केटिंग तो अलग। आपकी फर्स्ट टाइम ही लगती है नॉर्मली एक्वायर करने में। हाँ लेकिन वो भी तो कॉन्टिन्यूस अच्छा। प्रोसेस है। हाँ, और कई लोग फिर वेबसाइट से अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, नाइका पे शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब पहली बार प्रोडक्ट ले लिया, अब अगर आपको 5 प्रोडक्ट मंगवाने हैं, 5 वेबसाइट पे जाके तो ऑर्डर करोगे नहीं, तो वो हमेशा ट्रैक करना भी मुश्किल है कि कितने लोग मूव कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं। तो ये कैसे ट्रैक करते हो आपके आपके नहीं यहाँ हो पे पाता, आए? तो फिर अमेजोन का रिपीट अलग देखना पड़ता है, वेबसाइट का अलग देखना पड़ता है, बट कोरिलेशन है, क्योंकि जब भी हमारा वेबसाइट का स्पेंड डाउन होता है मार्केटिंग का, तो मार्केट प्लेस की सेल, अमेजोन फ्लिपकार्ट की सेल भी कम होती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि अवेयरनेस तो वहीं से हो रही है, तो अब कितना है क्या ऐसे क्वांटिफाई करें, एग्जैक्ट क्वांटिफाई नहीं कर पाते, लेकिन कोरिलेशन दिखता है। But Amazon, Flipkart becomes a good acquisition channel. मतलब But वो they are not good when you have a repeat buying. नहीं ठीक है ना, मतलब कस्टमर को अगर लेने 5 प्रोडक्ट है लाइफ में, अब अगर आप फॉग का ड्यू यूज़ करते हो वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक है, तो आप और कोई लोगे, क्योंकि आपको यूज़ तो करना है ना, या चलो परफ्यूम फिर भी इतना नहीं, सोप तो जिसको लेना है, या आप एक दुकान पे जाते हो, आप आशीर्वाद का आटा लेते हो, अब आटा नहीं है आपको घर पे चाहिए क्योंकि रोटी खानी, तो कोई और लेके आओगे ना, तो हर चैनल पे होना तो ज़रूरी है, मतलब वो तो मार्जिन जाते हैं, लेकिन आई नहीं, थिंक चैनल पे होना ज़रूरी है। हाँ, नया कस्टमर भी मिलता है। अब जैसे कई लोग होते हैं गूगल की जगह अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सर्च करते हैं प्रोडक्ट, तो अमेजोन पे अगर आप गमेज सर्च करोगे टॉप 4 में टॉप 2 हमारे आएंगे, तो वो हम कस्टमर पकड़ पाते हैं। तो आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हर चैनल बिल्ड करना ज़रूरी है। बट आपको फ़ायदा तो अपनी वेबसाइट पे सेल करने में ज़्यादा होगा ना? फ़ायदा तो होगा ज़्यादा, लेकिन आई थिंक सिर्फ वो फ़ायदा नहीं देख सकते मार्जिन का, कस्टमर की प्रेफरेंस भी देखनी पड़ेगी, मतलब अब वो लेना ही वहाँ से चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। बट आप उनको अपनी तरफ शिफ्ट करने के लिए क्या करते हो या हाँ, कर सकते हो? ये कर सकते हैं, देखो अमेजोन पे तो अगर सही से खेलना है तो नहीं कर सकते ज़्यादा कुछ, क्योंकि अगर वो पकड़ लेते हैं तो आपके प्रोडक्ट को फिर बैन मारते डीलिस्ट हैं कर या देंगे, हाँ। विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो उस रूट पे हम जाते नहीं हैं। बट जिसको मतलब अगर कोई आ जाता है वेबसाइट पे फिर डिटेल्स मिल जाती है, फिर तो हम कम्युनिकेट करते रहते हैं, बट कुछ स्पेसिफिकली उसको ट्रिगर नहीं करते आने को। मतलब हमें कंपटीशन में पता है लोग जो करते हैं, कई लोग डाल देते थे इंसर्ट की रिव्यू डाल के हमें व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजो, 50 रुपये देंगे, 100 देंगे, अब उनका प्रोडक्ट ही नहीं दिखता है अमेजोन पे, तो अच्छा।
आई थिंक ये तो बहुत हुआ है, मैंने देखा है। तो वैसा रिस्क नहीं लेना चाहते हम तो। अच्छा। हाँ। बट आप अपनी तरफ से जो आपके कस्टमर हैं वो इंश्योर करने के लिए कि यार ये हमसे ही खरीदें वर्सेस हमारा प्रोडक्ट अमेजोन पे जाके ना खरीदें, क्योंकि आपको मार्जिन ज़्यादा आपको अपनी वेबसाइट से बेचने में मिलेगा, उसके लिए आप उनको मे बी एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप तो दे ही सकते हो। नहीं, प्राइस पैरिटी हम मेंटेन रखते हैं एक तो, क्योंकि पार्टनर्स के साथ भी फेयर होना ज़रूरी है, जिसके थ्रू अच्छा। बेच रहे हैं, मतलब कल को वो कहे कि फेयर नहीं है। सेकेंडली, प्रोडक्ट अगर आप ऐसा कस्टमर कहीं से खरीदते हो और आपको कहीं और सस्ता दिखता है तो दिमाग में आता है कि ब्रांड ने तो बेवकूफ़ बनाया, मतलब हमें पता नहीं था कि गलत है ये, तो वो वाला नहीं करना चाहते। मतलब लॉन्ग टर्म अगर खेलना है तो डिस्काउंट्स लिमिटेड रख के और प्राइस पैरिटी मेंटेन, ये दो चीज़ें तो करनी पड़ेगी। तो वो मेंटेन करते हैं। सेकेंडली, आई थिंक अमेजोन पे भी बिकते रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वहाँ पे सेल कम होगी, वेबसाइट पे ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे सर्चेस में रैंक पीछे चला जाएगा। तो कोई वहाँ पे अगर अच्छा। गमीज या स्लीप सर्च करेगा तो हम टॉप पे नहीं आएंगे, पीछे आएंगे। तो अगर वहाँ सेल कम है तो नंबर ऑफ न्यू सेल भी कम हो जाएगी। तो आई थिंक वो ज़रूरी तो है। इसलिए वहाँ पे भी आपको रिव्यूज हाँ रैंकिंग मेंटेन करनी हाँ पड़ेगी हाँ, करेक्ट। फॉर यू टू गेट बेटर आउटपुट फ्रॉम हाँ, अमेजोन। रिव्यूज़ मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। जैसे हमारा स्लीप का प्रोडक्ट 4.2 पे था अमेजोन पे कंसिस्टेंटली, जुलाई में 2 हफ्ते के अंदर अंदर किसी कॉम्पिटिटर ने उसको 3.7 पे ड्रैग डाउन कर दिया। अच्छा, ऐसा भी होता है? बहुत होता है। तो वो हम चैलेंज, मतलब फेक चूज रिव्यूज भी रहे। डलवा देते हैं लोग। हाँ, मतलब स्लीप का हमेशा ज़्यादा रहता है रिव्यू, क्योंकि इंस्टेंट रिजल्ट आ जाता है, कस्टमर को फ़र्क दिखता है, वो रिव्यू दे देते हैं। लेकिन वो दिक्कत होगी हुई है, तो उसको अभी तक हम सॉल्व कर नहीं पाए हैं। बट इस पे अमेजोन नहीं देखता कि यार ये फेक रिव्यूज कोई कॉम्पिटिटर डलवा रहा है? प्रूफ एग्जैक्टली क्या दे सकते हैं? हाँ। तो वो तो चलो पता लग जाता है बाहर से, मार्केट से, कि कौन डलवा रहा है कितने, लेकिन कुछ प्रूफ नहीं होता है, वो दिक्कत है। बट ये तो बहुत बड़ा वो सबके है। साथ है ये, तो हमने बाकी ब्रांड से बात करी, सबके साथ होता है। तो अच्छा, उन्होंने कि यही कहा कंपटीशन गलत कि फेक प्रोडक्ट रिव्यूज पे दिलवा दे। फोकस रखो, ये सब तो चलता रहेगा। अच्छा। हाँ। तो फिर बट मेरे पास एज अ कस्टमर हाँ बहुत सारे ऑप्शन है। अमेजोन की बात कर लेते हैं। मैं अमेजोन पे गया, मैंने स्लीप गमी सर्च किया। हाँ अब हो सकता है वहाँ पे मैनकाइंड का भी आ जाए, हाँ किसी और का आ हाँ, जाए, विक्स का आता है, विक्स का मेन आता कॉम्पिटिटर है ना? हाँ। तो क्या श्योरिटी है या आप क्या करते हो कि मैं आप ही का खरीदूं? यस, सो वी इंश्योर कि जो कस्टमर का एक्चुअल एंड रिजल्ट वो चाहता है वो है प्रोडक्ट से। स्लीप में वो चाहता है वो टाइम पे उठे बट वो और तो फ्रेश फर्स्ट उठे। टाइम है ना, उसने तो अभी तक कोई भी प्रोडक्ट लेकिन हम एक्सपीरियंस नहीं किया। कम्युनिकेट कर रहे हैं ना वो चीज़, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। ओके। मतलब कोई सस्ता बेच रहा है तो हमारा, चाहे वो नहीं खरीद रहा है, अगर उसको वहाँ पे फ़र्क आता है तो वो हमें देखेगा ज़रूर नेक्स्ट टाइम कि ये डबल रेट में बेच रहा है, क्यों बेच रहा है, तो उसको पता लगेगा। तो अगर कोई और कैटेगरी को एक्सपैंड कर पाता है हमारे लिए बेटर है। बट हमारा इंटरनल कॉल है एज अ ब्रांड कि अपने मार्जिन मेंटेन करके चलना है, डिस्काउंटिंग गेम में नहीं चलना है। अच्छा। तो मतलब विक्स का आप देखोगे 50% ऑफ पे रहता है, हमारा नहीं रहता है, क्योंकि अच्छा। हम वो पीएनजी है, उनके पास पैसा है कैटेगरी के लिए, हमारे पास नहीं है। तो हम मार्जिन मेंटेन करके चलते हैं, बट सेम टाइम पे अच्छा प्रोडक्ट मेंटेन करके चलते हैं, ताकि जो कैटेगरी में घुस के है वो एक बार ज़रूर देखे, और जिसको वो समझ लग जाएगा कि क्या फ़र्क है इस प्रोडक्ट में, वो खरीद के फिर हमारे साथ रहे। तो अमेज़ोन पे अभी की विक्स है, सस्ता बेच रहा है, बड़ा ब्रांड है, सबको पता है, फिर भी मतलब बाय वॉल्यूम दे आर हेड ऑफ अस, बट बाय वैल्यू मतलब ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड सिमिलर है। अच्छा। हाँ, तो वो हम मेंटेन कर पा रहे हैं। अच्छा, मतलब अपने लेवल पे तो बस कम्युनिकेशन अच्छी कर सकते हो, इमेजरी अच्छी कर सकते हो, हाँ प्राइस मेंटेन कर सकते हो। हाँ। कुछ और हैक्स हैं जो आप कर सकते हो? हैक्स तो नहीं है, आई थिंक अच्छा प्रोडक्ट ही बेस है। अगर प्रोडक्ट ख़राब होगा तो कोई हैक चलेगा नहीं। प्रोडक्ट अच्छा होगा तो भी ज़रूरी नहीं है देखिए, मार्केटिंग तो चाहिए ऊपर, बट ख़राब प्रोडक्ट और अच्छी मार्केटिंग भी ज़्यादा देर नहीं चलेगी। तो अच्छा प्रोडक्ट लेके मार्केट सेम चीज़ करते रहो। स्लीप में हमने तो काफ़ी फेलियर खाया, पहले 3 महीने तो हम बेच नहीं पाए अच्छा। कि ये करेगा क्या करेगा, तो दिखाते रहते थे, टाइम पे नींद आएगी, रिसर्च थे, ये वो, 3 महीने चला नहीं। तो मैं एक बार अपने होम टाउन गया हुआ था, वहाँ पे कोई फ्रेंड था, उसकी वाईफाई मेरे को मिलने, तो उसने कहा आपने स्लीप का प्रोडक्ट निकाला, मैं कहा हाँ। तो कहती है पति मेरा बिना दारू पिए सो जाएगा। तो मैं कहा ये ट्राई करते हैं। हमने ऐड चलानी शुरू कर दी, बिना दारू की नींद आएगी। वो प्रोडक्ट सीधा उड़ा, और सीधा हम दिन के 5-10 डब्बे से 100 डब्बे बेचने लगे 2 क्या हफ्ते के बात कर अंदर। रहे हो? तो आई थिंक एक्चुअल कस्टमर प्रॉब्लम अगर प्रोडक्ट में सॉल्व कर रहे हो, कम्युनिकेशन में भी आपको कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, तो ही आगे प्रोडक्ट जाएगा। तो अब हम वही देखते हैं कस्टमर की क्या प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन में वो सॉल्व करते हैं और फिर उसको चलाते हैं। मतलब बेसिकली बोलूँ तो अगर उसकी भाषा में, हाँ कस्टमर की लैंग्वेज में अगर हाँ बात करो हाँ तो सेम प्रोडक्ट अलग इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है।
बिल्कुल, अगर आप ये दिखाते रहोगे कि साइंटिफिक है, स्लीप ये वो, तो कस्टमर उसको एज अ नींद की गोली ही व्यू करेगा। लेकिन अब वो उसको एज अ दारू का बेटर ऑल्टरनेटिव यूज़ करके कि मैं सो पा रहा हूँ, मेरे लाइफ ठीक रह रही है, नशा नहीं कर रहा हूँ, उस तरीके से सोच रहा है, तो हम बेटर स्केल कर पाए फिर। काफी अच्छा इंसाइट है ये तो। हाँ, और सुबह और ऐसे फ्रेश भी कोई उठ और रहे हैं, बिना एग्जांपल्स हैं? बिना हैंगओवर के उठ रहे हैं। सही बात है। हाँ और कोई एग्जांपल्स, ऐसे कोई ऐसी इंसाइट्स जैसे अभी आपने बताई, हाँ ये बहुत अच्छी इंसाइट है, हाँ। ऐसे कोई और सिमिलर इंसाइट्स मिली हो? नहीं, ऐसे ही मतलब करते रहते, मतलब आज तक खुद टेस्ट करते रहते, खुद सोचते रहते हैं, कस्टमर से तो बात करते ही है। तो जब हमने शुरू किया, जब तक दिन के हम 70-80 ऑर्डर कर रहे थे, तो किसी की भी परचेज़ के 3 हफ्ते बाद मैं अपने फ़ोन पे कस्टमर का नंबर सेव करके उनको मैसेज करता था फीडबैक के लिए। मैंने किया है लगभग, जब तक हमने 15-20 ऑर्डर किए, उसके बाद वो मैनुअली, 15-20 हजार? हाँ मतलब टोटल हुए, जब तक दिन के 100 कर रहे थे, उसके बाद तो वो मैनुअली डुएबल नहीं था। तो काफ़ी लोगों से बात करी, समझा। अभी भी जब नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो मैं इंश्योर करता हूँ 1000-2000 लोगों को रीच आउट करूँ जिन्होंने खरीदा, ताकि फीडबैक ले पाए। तो वो लेते हैं, किस लिए लिया, वो पूरा हुआ नहीं हुआ, तो वहाँ से काफ़ी इंसाइट्स मिलते हैं कि किस लिए लिया है। मतलब रिव्यू आते हैं स्लीप के कि मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं रात को सो नहीं पाता था, दारू पीता था, फिर मैंने ये प्रोडक्ट खाया तो मैं बिना थक भी सो पा। तो ये एक्चुअल में रिव्यू आए हुए हैं वेबसाइट अच्छा। पे। तो ऐसे रिव्यू आते हैं वहाँ से, और समझ लगता है क्या करना है। मतलब कई लोग तो ये लिख देते हैं इफेक्टिव है नहीं है, जो कि 90% होते हैं, लेकिन जो 4-5% लोग अपनी स्टोरी लिखते हैं रिव्यू में, वहाँ से इंसाइट्स मिल जाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभी तक वेबसाइट पे रिव्यूज सारे मैं पर्सनली मैनेज करता हूँ, ताकि मेरे को सब फर्स्ट मार्केटिंग हैंड में दिखता फायदा मिले, फर्स्ट कम्युनिकेशन हैंड, में हाँ फायदा मिले। फर्स्ट हैंड दिखता रहे। हाँ, अच्छा, आपके मार्केटिंग के कौन कौन से चैनल हैं अभी? यह फेसबुक इंस्टाग्राम ही सबसे बड़ा है। गूगल एड्स करते हैं, और इन्फ्लुएंसर ज़्यादा नहीं करते। आई थिंक कैटेगरी में हमें सपोर्ट नहीं लगता है कि इन्फ्लुएंसर से चलेगा। ट्राई किया कभी? ट्राई किया है, और पहले चलता था, मतलब अब तो हर कोई, मतलब ये है, एक इन्फ्लुएंसर आज डालेगा कल हमारा ही कॉम्पिटिटर डाल देगा, तो वो ट्रस्ट वाला है। तो आई थिंक इन्फ्लुएंसर का जितना हम समझ पाए यही है, या तो अपनी कैटेगरी में वो टॉप पे हो बंदा, मतलब चाहे 50,000 फॉलोअर हो, लेकिन जिस डोमेन में वो काम करता है उस डोमेन में किसी की उससे ज़्यादा ना हो, तो वो अथॉरिटी बिल्ड होएगी, और लोग उसको जो अच्छे से फॉलो करते हैं वो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो वो हम नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि उनसे वीडियोस बनवाते हैं, और वो हम अपनी कम्युनिकेशन में चलाते हैं, क्योंकि वो बेटर तरीके एक्सप्लेन कर पाते हैं। हमारी टीम में कोई आएगा वीडियो में, वो उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो उस टाइप का कोलैब करते हैं, अब ना कि आप अपने फॉलोअर्स को कहो कि ये है वो है। बस आप उनका फेस ले लेते हो, हाँ सॉर्ट ऑफ हाँ, उनका बोलने का करेक्ट, और वो तरीका ले लेते कंफर्टेबल हो। होते हैं कैमरा के आगे, तो वो कम्युनिकेट करेक्ट। अच्छे से कर पाते हैं। तो वो सब कर रहे हैं, बाकी तो इन्फ्लुएंसर में नहीं कर रहे। तो मेजर चैनल से ही है, और अब हम व्हाट्सएप ईमेल पे काफ़ी कर रहे हैं, मतलब नई नई चीज़, क्योंकि प्रोडक्ट्स भी बढ़ रहे हैं, तो एजुकेशन उसका क्या करता है क्या नहीं करता है, उस टाइप से। तो मार्केटिंग में मेजर जो स्पेंड जा रहा है वो फेसबुक इंस्टाग्राम। फेसबुक हाँ इंस्टाग्राम पे जा रहा है। हाँ आपने कभी भी, पहले तो मैं एक और चीज़ एड्रेस हाँ करूंगा जो आपने बोली, हाँ और ये ना मेरे को, ये मैं पैटर्न देख रहा हूँ, हाँ काफ़ी लोग आजकल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में यही बात बोल रहे हैं हाँ कि अब क्या हो गया है ना, सब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में सबको पैसे कमाने हैं। आज एग्जाम्पल आपने बोला, आज डाल दिया यार फोर्ड की गाड़ी अच्छी है, हाँ कल डाल रहे हो यार होंडा की गाड़ी बढ़िया है। हाँ तो वो सामने मेरी जो ऑडियंस है वो भी कंफ्यूज्ड है, यार हाँ इसने कल फोर्ड बोला था आज होंडा बोल रहा है, दोनों में से कौन सी बढ़िया है? मेरे को तो डील के पैसे मिल गए एज ए इन्फ्लुएंसर, हाँ, बट मेरा जो ऑडियंस है वो ट्रस्ट मेरा लूज कर देता है। करेक्ट। अगर मैं होंडा बोलता रहता 6 महीने तक लगातार, तो उसके माइंड में भी रहता है यार ये होंडा की बात करता है, ये करेक्ट पैशनेट है है, होंडा को लेके। करेक्ट है। बट अगर मैं हर 2 दिन बाद चेंज कर रहा हूँ ना, तो ना वो होंडा खरीदेगा ना वो फोर्ड खरीदेगा। ये मैंने पैटर्न देखा है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है आज की आ डेट रहा है, में। और जो 6 महीने भी लगातार बोल रहा है, अगर आपका प्रोडक्ट उसके लाइफस्टाइल में फिट नहीं होता है, तो हाँ, किस सामने वाले के लिए बिलीव करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। तो वो भी एक प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम थोड़ा स्केप्टिक है उसको लेके। करेक्ट। सेम विद ब्रांड एम्बेसडर एंड ऑल, तो उस डायरेक्शन में भी करेक्ट। कम सोचते मतलब हैं। अगर आप मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाओ, हाँ क्योंकि मैं तो यूज करता हूँ हाँ प्रोडक्ट, हाँ थोड़ा चाहे मेरी 50,000 की फॉलोइंग हो, हाँ, उसमें से 500 को भी एटलीस्ट ट्रस्ट हो सकता हो है सकता है, वही बात है है ना। ना? तो क्योंकि आप कंसिस्टेंटली, आपको वो प्रॉब्लम था जो आपने करेक्ट। सॉल्व किया, अगर मेरे को वो प्रॉब्लम ही नहीं और मैं वो प्रोडक्ट बोलने लग गया, तो हाँ मतलब एक्टर आते हैं हाँ 150 रुपये का फेस वॉश बेच रहे होते हैं, सबको पता नहीं लगा रहे हैं, तो एक टाइम तक वो चलता था, बट अब जो ऑनलाइन फर्स्ट ऑडियंस है उसमें वो नहीं चलता है। तो अब लोग एम्बेसडर्स भी काफ़ी सोच के लेते हैं। करेक्ट। तो वो सब ऑडियंस को समझ लग रहा है क्या हो रहा है, तो करेक्ट। आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो किसी हाँ, को। बट D2C तो प्योर प्ले अभी तो D2C है अपना, है ना? चाहे वो अपने चैनल से बोल लो, चाहे वो Amazon मार्केट प्लेसेस से बोल लो। इसमें एक्सपेंशन कैसे करोगे?
क्योंकि मैंने एक चीज भी और ऑब्जर्व की है लोगों से बात करके पॉडकास्ट पे, ज्यादातर लोग बोलते हैं कि यार अब कभी भी ना आप एक बहुत लार्ज ब्रांड नहीं बना सकते अगर आप ऑफलाइन नहीं जाते या रिटेल पे नहीं जाते। आपका उसके अंदर कुछ माइंडसेट है? नहीं, सही बात है। और आई थिंक इतना जब ऑनलाइन पे स्पेंड कर रहे हो और मतलब अगर दिन में 15-20 लाख लोगों को ऐड दिख रहा है आपका, तो ऑफलाइन में होना चाहिए, क्योंकि वो ब्रांड वो रिकॉग्नाइज कर लेगा और कुछ लोग ऑफलाइन जो खरीदते हैं वो आपका खरीद लेंगे। बट गिवन कि ऑनलाइन में नहीं कर सकते, आई थिंक ऑनलाइन में 7-8-10 करोड़ महीना तो आराम से लोग लेके जा सकते हैं। हमारे पास अभी 4-5 कैटेगरी है, अभी हम 8-10 कैटेगरी और कर सकते हैं। तो अगर उसमें से 4 कैटेगरी 3 कैटेगरी भी अच्छी चला दी तो हम आराम से 8-10 करोड़ महीने पे पहुंच सकते हैं ऑनलाइन। अभी कितने पे हो? अभी हम 2.5 के अराउंड है, अच्छा। 2.25-2.5 के बीच में। ओके। तो आराम से पहुंच सकते हैं। आई थिंक वो स्कोप तो है, वो सही से प्रोडक्ट क्रैक करना, कम्युनिकेशन क्रैक करना है। लोग मतलब जो 40-50 प्रोडक्ट के कैटलॉग पे बैठे हैं, वहाँ पे ये सोचना जेन्युइन है, क्योंकि अब कैसे स्केल करोगे नई कैटेगरी, क्या हिलाओगे, आपने पहले ही एग्जॉस्ट करी हुई है। बट हमने तो अभी यूज़ केसेस ही सारे एग्जॉस्ट नहीं किए हैं। चलो अब यूज केसेस की बात करते हैं। ये आंसर तो मुझे सॉर्ट ऑफ मिल गया कि यार 7-8 करोड़ तक की तो आप लिमिट टच कर सकते हो प्योर प्ले ऑनलाइन रह के। बट 7-8 से मान लो आपको 20 पे जाना है, 200 पे जाना है, तो आपको ऑफलाइन चैनल एक्सप्लोर करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, है ना? अब उस स्टेज पे हो सकता है तब सोचोगे आप। अब बात आती है कैटेगरी की, यूज केसेस की। आपने पहले ब्यूटी निकाला, फिर आपने स्लीप निकाला, फिर आपने स्ट्रेस निकाला। ये निकालते कैसे हो? कैसे सोचते हो कि यार स्ट्रेस इज अ यूज केस या अपकमिंग किड्स वाला इज अ यूज केस, वी हैव टू फोकस इट ऑन नॉट? हाउ डू यू फिगर आउट कि ये कैटेगरी मुझे करनी है? ये सो 2 तरीके हैं। एक तो जो इनहेरेंट डिमांड है मार्केट में, क्या आप उसमें टाइप फॉर्म इनोवेशन ला सकते हो। जैसे ब्यूटी का बायोटीन टैबलेट कैप्सूल लोग ले रहे थे, तो टाइप फॉर्म नया ला के आप उस मार्केट का शेयर खा सकते हो। टाइप फॉर्म का मतलब हो गया सेम चीज बट डिफरेंट जैसे तरीके गमी से। में ले आए पाउडर की जगह, करेक्ट। पाउडर खा रहे थे लोग, कैप्सूल ले आए। डुअल एक्शन कैप्सूल आते हैं आजकल जो लेट रिलीज होते हैं और 3-4 घंटे में स्लो स्लो इफेक्ट आता है, ताकि ज़्यादा बेटर एब्जॉर्ब कर सके बॉडी। तो टाइप फॉर्म इनोवेशन है। दूसरा है कि मार्केट किसका आपको पता है ग्रो होगा क्या है, उसके लिए हम बाहर के ट्रेंड देखते हैं। मतलब यूएस जनरली 7-8 साल आगे होता है, यूके 4-5 साल, या चाइना 2-3 साल आगे होता है। तो यूएस में हमने देखा, जैसे इंडिया में अभी बायोटीन कैटेगरी जो हेयर फॉल वाली है वो स्लीप से बढ़ी है ऑनलाइन में। बट अगर आप यही यूएस में देखोगे, वो 1-2 साल पहले स्लीप आगे निकल गई। मतलब यूएस में तो स्लीप इतना एडवांस्ड है कि अमेजोन पे आप जाओगे, नंबर 1 प्रोडक्ट है एडल्ट स्लीप का, नंबर 2 प्रोडक्ट है बच्चों की स्लीप का। ताकि वहाँ पे तो है नहीं कि दादा दादी रह रहे या कोई हेल्पर रह रहा है, आपने संभालना है बच्चा, बच्चा नहीं सोएगा रात को, आप सुबह कैसे काम करोगे। बच्चों की स्लीप का नंबर 3 प्रोडक्ट है पेट की स्लीप का। अच्छा। इतनी एडवांस हो गई है कैटेगरी। पेट के लिए भी स्लीप की गोली है? हाँ, गमी? रात को नहीं, गमी नहीं, जो भी आप टाइप फॉर्म बनाओ, मतलब गमी भी बना सकते हो, पानी में डाल के दे दो, कैसे जैसे भी। तो मतलब वो भी बहुत बड़ी मार्केट है बाहर। मतलब नंबर 3 जो अमेजोन की कैटेगरी में मैंने 3-4 हफ्ते पहले देखा था, मतलब ऊपर नीचे होते रहते सेल्स में। बाय सेल स्लीप में नंबर 1 पे था एडल्ट स्लीप, नंबर 2 पे था चाइल्ड स्लीप, और नंबर 3 पे था पेट स्लीप। हाँ, उसके बाद फिर 2-3 एडल्ट स्लीप के थे। तो वो पेन पॉइंट है। अब इंडिया में तो बच्चों को नहीं स्लीप का करा सकते, मतलब अभी इतना इवॉल्व मार्केट नहीं है। लेकिन वहाँ पे एडल्ट स्लीप जो है वो हेयर फॉल के सप्लीमेंट से ज़्यादा बिक रहा है। अच्छा। तो ये हमें गिवन है कि इंडिया में भी अगले 3-4 साल में होगा, हमें उस पर अपना लीड मेंटेन करके रखना है। विक्स को भी पता है, तभी विक्स ने भी यहाँ प्रोडक्ट निकाला है। यूएस में वो नंबर 1 नंबर 2 ब्रांड है स्लीप पे। तो वो कैटेगरी बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को समझ लगेगा स्लीप ज़रूरी है। मतलब लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स इतना खरीदते हैं, बट अगर ठीक से सोओगे नहीं तो चेहरा तो ख़राब होगा। तो वो धीरे धीरे समझ लगेगा कि ये भी ज़रूरी है। और ब्यूटी में आपके पास सिरम है, फेस वॉश है, मॉइस्चराइज़र है, ये है वो है, सोप है, इसमें सिर्फ सप्लीमेंट है। तो ये कैटेगरी उठेगी, और वहाँ पे फिर हमने इसलिए पहले निकाल दिया क्योंकि हमें पता ही उठेगी। हम डे 0 से अपनी लीड बना के रखेंगे, क्योंकि मेरा खुद का भी कन्विक्शन था उस पर, क्योंकि मेरे को खुद को प्रॉब्लम था। तो ऐसे 2 तरीके से सोचते हैं। आई थिंक तीसरा कोई तरीका अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं प्रोडक्ट देखने का। ओके ओके। बट आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि यार विक्स जो है, जो इंडिया में है, वही सेम प्रोडक्ट बाहर भी बेच रहा है या कुछ डिफरेंट फॉर्म में होगा? है। जैसे इंडिया में जितनी भी गमीज है मोस्टली पेक्टिन बेस्ड है, पेक्टिन वेज सोर्स है, बाहर जेलेटिन बेस्ड होती है, नॉन वेज। क्या फ़र्क है दोनों में? जैसे अब हमें पिलो पैक करनी पड़ती है, हर एक टॉफ़ी की तरह रैप्ड है। वो एक डब्बे में आप 30 डाल दो, आपको रैप नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। सस्ती पड़ती है। ओके। ये महंगा पड़ता है वीगन वाला, लेकिन क्यों ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि बाहर तो सब नॉन वेज खा रहे हैं, तो फ़र्क नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। कॉस्ट पास कर सकते हो कस्टमर को, कॉस्ट बेनिफिट। अच्छा, बाहर वाली जो है वो नॉन वेज गमीज होती है? हाँ, मोस्टली नॉन वेज है। अच्छा। हाँ,
उससे नॉनवेज करने से कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट आता है? नहीं, सस्ती पड़ती है, अच्छा। मतलब वो सस्ता है, पेक्टिन महंगा है, जेलेटिन सस्ता है, अच्छा। तो वो सस्ता बेच पाते हैं कस्टमर को। मतलब आप $15 में बेच पाओ, वैसे 25 में बेच पाओ, तो 15 वाली चीज़ ज़्यादा बिकेगी, तो अपना सेल्स बढ़ा सकते हो आप। बट आप भी तो एक्सपोर्ट कर सकते हो। हाँ, करेंगे, पहले इंडिया क्रैक करें फिर अच्छा। करेंगे। बट प्लान होगा आगे जाके। हाँ, मतलब वीगनिज्म तो बढ़ ही रहा है, और फिर वीगन तो इंडिया से हम सस्ते में बाहर बेच पाएंगे, हाँ, करेक्ट बाहर बनाना महंगा है, करेक्ट। तो धीरे धीरे तो करेंगे। तो एक्सपोर्ट कैन बी अ बिग मार्केट आल्सो। हाँ, फॉर श्योर। बट ओके। पहले आई थिंक इंडिया में महीने का 6-7 करोड़ करके फिर एक्सपोर्ट पायलट शुरू कर देंगे पहले, बट फुल टाइम तभी करेंगे, कोई फोकस ओके रहना ज़रूरी है एक मार्केट पे। ओके। अब इसके अंदर डिमांड के पैटर्न कुछ देखने को मिले हैं कि मेट्रो में ज़्यादा डिमांड है, रूरल में कम है, टीयर 1 टीयर 2 में ज़्यादा है। गोइंग बाय द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट आई बिलीव मेट्रो में सबसे सारा कंजम्पशन होती होगी। यार आई थिंक 35 से 40% है जो टॉप 10 सिटीज़ से आते हैं, मुंबई, दिल्ली, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, क्योंकि सारा एयरपोर्ट। स्ट्रेस यहीं पे ही है। हाँ, मतलब जहाँ से बाकी 60% ऑर्डर इज़ फ्रॉम रेस्ट ऑफ इंडिया, तो अच्छा। हमें मतलब दिन के 6-7 ऑर्डर लुधियाना से आ जाएंगे, 6-7 इंदौर से आ जाएंगे, 4-5 रांची से आ जाएंगे, तो वो इवनली स्प्रेड आउट है। एंड इवन फॉर स्मॉलर टाउन्स जैसे पानीपत से दिन के 2 इस टाइप से भी है, तो करनाल से भी। हाँ, तो आपको तभी पानीपत बोला, आप हाँ समझोगे हाँ मतलब हाँ कि पास का है। करनाल से तो ज़्यादा आ जाएंगे पानीपत से, क्योंकि हाँ। बड़ा शहर है, तो उस टाइप से है, तो मतलब इवनली स्प्रेड आउट है। ऑब्वियसली यहाँ पे लोग टीयर 1 में आई थिंक इसलिए ज़्यादा आते हैं क्योंकि हाई इनकम की डेंसिटी ज़्यादा है, तो इनकम का तो है ही, क्योंकि मतलब हम प्राइस नहीं कम रखा हुआ है, क्योंकि क्वालिटी देना ज़रूरी है, बट वो इनकम से ज़्यादा है और टीयर से कम है। और आई थिंक स्मॉलर टाउन में लोअर इनकम पे भी ज़्यादा ऑर्डर आ जाते हैं, क्योंकि स्पेंडिंग एवेन्यूज़ कम है, तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा है खर्चने को। वैसे यहाँ पे आप बाहर जाके आपका डिनर का बिल 2 लोगों का 7-8 हज़ार बना सकते हो, वहाँ आप 3 हज़ार के ज़्यादा बना ही नहीं पाते हो। तो अगर आपकी कमाई है तो आप ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा खर्चते हो, तो करेक्ट टीयर 2 टीयर 3 उस मामले में काफ़ी एक्टिव रहते हैं प्रोडक्ट्स खरीदने में। करेक्ट। अब इसके अंदर प्राइसिंग कैसे डिसाइड करते हो? एक गमी का 800 रुपये 900 रुपये है। हाँ, कभी मतलब इज अ प्राइसिंग अ फंक्शन ऑफ जस्ट द कॉग्स और समथिंग एल्स? यह कॉग्स का तो है ही, अपना मार्जिन मेंटेन करके चलना ज़रूरी है, नहीं तो बिजनेस कभी सस्टेनेबल नहीं बना पाओगे। सेकेंडली, जब हम बना रहे थे पहला प्रोडक्ट, तो हम ये सोच रहे हैं कि बंदे का दिन में कुछ खाने का मन करता है, क्या करता है, चॉकलेट खा लेता है, बर्गर खा लेता है, तो वो क्या हम 25-30 रुपए को ना ब्रीच करे और उसके अंदर अच्छा। जमका दे पाए, ताकि तो जब हमने पहला बनाया, अभी भी आपको ब्यूटी के प्रोडक्ट पेज पे दिखेगा, लिखा हुआ है कि बर्गर में इतनी कैलोरी है, ये है, वैसे इससे आप हेयर फॉल रोक सकते हो। वो वाला कम्युनिकेशन चल रहा है, अभी भी अपडेट नहीं किया है, क्योंकि ये भी थॉट प्रोसेस था कि मतलब कस्टमर कंपेयर कर सकते किसी चीज़ से। अच्छा। तो ये इनसाइट्स कहाँ से मिली? ये तो जो हम खुद की आते हैं वहीं से मिली। खुद को ऑब्जर्व करो बस डेली खुद बेसिस को, पे। आसपास वालों को, आजकल यूथ क्या कर रहा है, क्या पोस्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, क्या करना चाहता है, वो सब। हाँ, तो समझ लगता और है। आपकी कैटेगरी में रिटर्न्स होते हैं? यार रिटर्न्स अगर जब तक मतलब, क्योंकि गमीज मैनुअली फेल होती है मैन्युफैक्चरिंग में, अब किसी को 28 चली गई, 26 चली गई, अच्छा। तो है, नहीं तो फूड प्रोडक्ट है, खुल गया तो रिटर्न तो नहीं डूएबल है। तो जब तक हमारे एंड से अगर कोई गलती है तो हम कर देते हैं बट बिल्कुल। कैसे पता लगेगा कि 28 ही थी? बोल दे कस्टमर 28 है 30 वो की तो जगह। एज केसेस रहती है, लेकिन समझ लग जाता है, मतलब जिस तरीके से कोई बोलता है या कुछ, और कई बार बेनिफिट ऑफ डाउट भी देते हैं, बट काफ़ी कम केस निकलते हैं, क्योंकि वेट होता है हमारे पास हर शिपमेंट का। अब कोई कहते 5 निकली, 10 निकली, अब किसी ने एक दिन डब्बे के अंदर एलपेलिबे की फ़ोटो डाल के भेज दी, मेरे को तो ये मिला है। अब डब्बा होता है श्रिंक रैप, तो वो तो नहीं हो सकता है, तो वो सब तो चलता है। हमें पता है, मतलब जैसे पुरानी कंपनीज में थे, अब कांच की बोतल में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जा रहा है, लोग तोड़ देते थे खुद ही, ढक्कन अच्छा। की है, जेन्युइन भी होते हैं कई, तो बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ता है, क्योंकि जेन्युइन वाले को नहीं आप पिस ऑफ कर सकते हो, करेक्ट। तो वो मेंटेन करके चलते हैं। हमें मतलब खुद जानते हैं, लोग लिपस्टिक तोड़ देती है लड़कियां, और फिर जब कॉलेज में होती है और फिर कहती है मेरे को टूटी हुई मिली ताकि एक और ले सके, तो वो सब तो चलता ही है, थोड़ा अब्यूज तो क्या कर सकते हैं। आपके घर वाले किस बैकग्राउंड से आते हैं? या सो मेरे पापा का प्रॉपर्टी का काम है, मतलब जैसे यहाँ पे है घर बना के बेचना, वो तो चलता नहीं छोटे शहर में, सो डीलर क्या है कि प्लॉट में वो कमीशन वाला, तो वो रियल काम एस्टेट होता एजेंट है। हाँ, एजेंट अच्छा। है, और मदर इज अ हाउसवाइफ? हाँ। अच्छा। ओके। अब मैं वापस बिजनेस पे आता हूँ। बहुत बारी फेलियर भी हुए होंगे, आपने बोला भी बीच में एक दो बारी। एक बार तो स्लीप का प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा था, हाँ, तो कम्युनिकेशन चेंज हुआ तो बिकना काफ़ी, शुरू हो हाँ, गया। स्ट्रगल था, हाँ। हाँ, उसके अलावा कौन कौन से स्ट्रगल हुए? आई थिंक स्टार्टिंग में कैश फ्लो का सबसे बड़ा स्ट्रगल था, तो पैसे कैसे मेंटेन करे, कार्ड ले लेके, फिर एक लिमिट के बाद बैंक ने भी कार्ड देना बंद कर दिया, फिर डेट उठाया, और वो सब स्ट्रगल था। फंड रेज के टाइम मतलब कोई
मतलब लोगों के जो कमेंट आते हैं कि तुमने तो चलो एक प्रोडक्ट गलती से चला दिया, अगला नहीं चला, तुम तो वापस नौकरी में चल जाओगे, हमारा तो पैसा डूब जाएगा। तो वो ये था। किसके, इन्वेस्टर्स के? हाँ मतलब प्रोबेबल जिनको पिच हाँ कर रहे हाँ थे, हाँ हाँ एनआरआई हाँ। कोई था इंडिया के बाहर बैठा। अच्छा, तो वो आप तो दिखाया उसको, आप देख ले। हम क्या दिखाए अब यार, खुद ही हम तो देख रहा अपने होगा वो। काम पे फोकस करें, हाँ, मतलब नेगेटिव एनर्जी तो नहीं लेके चल सकते, सही बात पॉजिटिव है। लेके चलना है। हाँ तो हम अपने अभी भी स्ट्रगल तो है ही बिजनेस में, वो सॉल्व करने में फोकस हाँ करेंगे। तो वो सब आते हैं। तो पहला फंड रेज मुश्किल था, मतलब वी सॉ बिजनेसेस सिमिलर जो हमारे कंपटीशन थे, कम रेवेन्यू पे थे, बॉटम लाइन ख़राब थी, उन्होंने पैसा उठा लिया जस्ट बिकॉज वो कॉलेज ज़्यादा अच्छा है या फैमिली बैकग्राउंड है, फैमिली का नेटवर्क है। तो वो वाला स्ट्रगल था काफ़ी ज़्यादा, मतलब एग्जिस्टेंशियल था, बट आई थिंक उसके बाद उसको नेविगेट कर पाए हैं। लकीली उसमें अच्छे एंजल्स भी जुड़े, बाकी कंपनीज के फाउंडर जुड़े जिन्होंने इन्वेस्ट किया। क्लोविया के फाउंडर, सिरोना के फाउंडर, तो उनसे हम काफ़ी। क्लोविया पंकज। सौम्या ने किया, मेरे अच्छा को अच्छा। जान पहले से बात हुई हो रखी है 2-3 बार। पंकज इज ऑल्सो कमिंग ऑन द शो बाय द अच्छा, वे। हाँ सही है। हाँ। सही है। तो सिरोना के फाउंडर्स ने किया, बटरनट को ने किया। तो आई थिंक उनसे इंसाइट्स भी लेते रहते हैं कि कहीं पे मतलब बिजनेस एंड नॉन बिजनेस की कल्चर टीम का या वो सब। तो काफ़ी वो स्ट्रगल के बाद अच्छे लोग जुड़ पाए, फिर शार्क टैंक हो गया, फिर यूनिलीवर हो गया, तो कर पाए अब तो स्केल करने पे फोकस। यूनिलीवर कैसे? यूनिलीवर ने इन्वेस्ट हाँ, किया? यूनिलीवर वेंचर्स ने इन्वेस्ट किया था ओह अमेजिंग। इन अगस्त लास्ट ईयर। सो आफ्टर शार्क टैंक ऑब्वियसली। हाँ, तो बात उनसे चल रही थी 1.5-2 साल पहले से। लेकिन उनके मतलब फंड्स के क्राइटेरिया होते हैं, मिनिमम इतना रेवेन्यू होना चाहिए, क्या ये क्राइटेरिया है उनका? कैटेगरी उनको, मतलब मिनिमम 1 करोड़ 1.25 करोड़ महीना चाहिए, नहीं तो अच्छा। मतलब उन मतलब यूनिलीवर के लिए, नहीं तो कोई बिजनेस बहुत ही छोटा है कंसिडर करना मार्केट के लिए। तो राइट, बट यूनिलीवर जैसा ब्रांड हम्म, आना तो बहुत बड़ी बात है एक पोर्टफोलियो में। हाँ मतलब, और साथ में उनको कैटेगरी पे भरोसा है, उन्होंने यूएस में 2-3 गमी ब्रांड एक्वायर किए हुए हैं, अच्छा। साउथ ईस्ट एशिया में भी 1-2 गमी ब्रांड में इन्वेस्ट कर रखा है। तो दे अंडरस्टैंड कि मतलब ये कैटेगरी क्या ग्रोथ है कर रही है, इसमें। क्या करेगी, बाकी मार्केट्स में क्या किया है। करेक्ट। एंड तो वी बट आर। अदर देन मनी हाँ, और क्या फायदा होता है ऐसे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट ये का? स्ट्रैटेजिक नहीं है। सो एचयूएल ने नहीं किया, मतलब ये यूनिलीवर अच्छा ने किया, लंदन ऑफिस है, तो एफडीआई है, तो वेंचर्स ने किया, तो दे बिहेव प्योरली एज फाइनेंशियल। अच्छा। बट ऑब्वियसली वो उनके पास इंसाइट्स तो होते हैं होती है। ज़्यादा बाकियों से, तो वो मिलते हैं। तो उनका जो सिंक था वो यही था कि दे अप्रिशिएट कि हम एक एक प्रोडक्ट को डीप लेके जाना चाहते हैं। मतलब नहीं तो लोगों का होता है कैटलॉग बढ़ाओ, रेवेन्यू बढ़ाओ, वैल्यूएशन बढ़ाओ, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो डाइल्यूट कर देता है ब्रांड को, फिर आप डिस्काउंट दे दे के बेचते हो, इन्वेंट्री ख़त्म भी तो करनी है। करेक्ट। तो वो वाला अलाइनमेंट था। और उनको भी मतलब वीसीज का जनरली होता है हाइपर ग्रोथ होए, उनका वो नहीं था। उनको भी यही था कि सही से ग्रोथ हो, बॉटम लाइन पे फोकस हो, क्योंकि फिर लोग पहले ग्रोथ करते फिर बॉटम लाइन मेंटेन करने के लिए फिर फायरिंग करते हैं, तो वो वाले रूट पे हम जाना नहीं चाहते। तो वहाँ पे अलाइनमेंट था। एक मेरे को थोड़ा सा पूछना है, आपने बोला ना कि लोग आपको हेल्प कर देते हैं एज अ हाँ मेंटोर। हाँ। एक चीज़ मुझे पूछनी है, इनफैक्ट आज ही हो रही थी। हम्म कुछ कस्टमर होते हैं जो बहुत अनोइंग होते हैं। हम्म सब कस्टमर हमेशा अच्छे नहीं हो हम्म सकते। हम्म कुछ एज केसेस भी होते हैं हम्म, जो गलती उन्हीं की है, हाँ बट जस्ट बिकॉज उनको लगता है कि सोशल मीडिया है एक हाँ प्लेटफॉर्म, हाँ वहाँ पे जाके वो कुछ भी लिखेंगे, उन्हीं की गलती है, बट वो कुछ भी लिखते हैं और आपको फिर जस्टिफाई करो, क्या क्या बोलो क्या ना बोलो, किसको हाँ समझाओगे यार कि गलती इसी हाँ। की है? वो तो आपको ही फिर उसके लो लेवल पे आने वाली बात हो गई। अब उस केस में आप इस चीज़ को कैसे देखते हो कि यार इन कस्टमर को कैसे, क्या अपना डिग्निटी मेंटेन करके रखो, इनको जो करना है जहाँ सोशल मीडिया पे जो बोलना है बोलने दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, या यू जस्ट एक्सेप्टेड कि ये कुछ होंगे एज केसेस एंड यू गिव इट अवे टू देम? यार एज केसेस होते हैं, बट लकीली अभी तक सोशल पे हमारा कोई प्रोडक्ट के रिलेटेड नहीं गया है। अच्छा। जो कि मतलब डिलीवरी लेट हो गई, ऑर्डर नहीं मिल रहा है, पैसे फंसे हुए हैं, उस पे हुआ है, तो वो तो हम सॉर्ट कर देते हैं। मतलब वी कैन सेंड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स है वो, क्योंकि मतलब कस्टमर एक्सपीरियंस ख़राब हुआ है तो मतलब कुछ तो हमें करना ही चाहिए। क्योंकि अगर मैं एक ऑर्डर कर रहा हूँ किसी वेबसाइट से, मेरा प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, मैं भी फ्रस्ट्रेट बट वो होऊंगा। तो आपकी गलती हो हाँ गई तो मतलब बात अलग है। कोरियर की भी है बीच में, लेकिन उसके लिए तो हमारी है ना, हाँ कोरियर हाँ की हाँ नहीं हाँ है। हाँ। प्रोडक्ट को लेके लकीली नहीं हुआ है, क्योंकि हम फोकस करके चलते हैं, थोड़ा फैक्ट्रीज सही करते हैं, तभी प्रोडक्ट हमारा महंगा भी है, क्योंकि हमें कॉस्टिंग ही महंगी आती है, क्योंकि वो मेंटेन किया हुआ है। 1-2 बार हुए कोई एज केस, कोई पीछे पड़ जाता है, मैं कोर्ट में जाऊंगा, मैं लॉयर हूँ, ये वो, फिर हम भी अपने लॉयर से हमने रिस्पॉन्स भेजा, उसको लिखवा के फिर वो शांत हो गया कि हाँ नहीं फ़ायदा यहाँ पे, ये तो हाँ, कैसे हल्के सॉर्टेड नहीं है। हाउस। हाँ हाँ, नहीं तो हाँ, कई लोग डर जाते हैं, लेकिन सही वो बात सब है। चलता है। हाँ सही बात है। थोड़ा सा शार्क टैंक का पूछता हूँ मैं। हाँ। शार्क टैंक पे आप गए, राइट? नॉर्मली कितना टाइम लगता है शार्क टैंक पे? अब तो और टाइम लगने लग गया होगा जैसे जैसे सीजन बढ़ते जा रहे हैं। टाइम आप किसका, फंड्स आने का पूछ रहे हो फंड्स आने का नहीं, या प्रोसेस ईयरिंग का? जो जाने का कितना ये लंबा होता प्रोसेस है? आई थिंक हमने पहला अप्लाई किया
एंड एक छोटा सा फॉर्म होता है 10-15-20 मिनट का, वो किया। तो उसके बाद एक बड़ा फॉर्म आया जो 1 घंटा लग जाता है भरने में, एक वीडियो भी शूट करके डालनी होती है 2-3 मिनट की पिच अपनी। फिर उसके बाद हमें इन पर्सन ऑडिशन बुलाया जो सोनी की बिजनेस टीम लेती है, वो दिल्ली में ही हुआ। एंड उसके बाद फिर सीधा शूट वाला। वो सीधा डायरेक्टली वहीं था? हाँ, फिर वहाँ पे था उसमें भी कोई मुंबई। पैनल्स होते हैं या सीधा डायरेक्ट वहीं? नहीं, कोई पैनल नहीं होते। सोनी की क्रिएटिव टीम होती है जो आपकी पिच पे आपको स्क्रिप्ट देती है, हेल्प करती है। अच्छा। तो पहले 2 से 3 मिनट वो चलता है ताकि उनको जो पता है कि उनकी ऑडियंस जिस लैंग्वेज में समझ पाएगी उस टाइप से हो। उसके बाद तो फिर सारा रियल टाइम इम्प्रॉम्प्टू है। अच्छा। हाँ, पिच तो 10 मिनट की दिखती पिच है, तो अंदर दिखती तो है। 1-1.5 घंटा चलता होगा। अंदर 1.5 घंटा 1.5 घंटा लग हमारा, गया था? कईयों का 2 चलता है, कईयों का 1, हमारा 1.25 से 1.5 घंटा चला। अच्छा, उसमें एडिट करके फिर 10 मिनट हाँ, दिखाते हैं वो। मतलब वो बिजनेस पूरा दिखाएंगे तो टीआरपी तो रहेगा। तो सही वो बात तो है। बिजनेस कर रहे हैं। आपने किससे रेस किया था फंड? हमने किया अनुपम से, अमन से और विनीता से। अच्छा। हाँ, और उसके बाद उनके साथ कैसी आपकी इंटरेक्शन रहती है? मिले हैं एक एक बार, मतलब अमन से ज़्यादा मिलना हो जाता है दिल्ली में तो किसी ना किसी इवेंट पे। मुंबई गए थे तो विनीता को मिले। अनुपम से शेड्यूल नहीं मैच हुआ तो नेक्स्ट टाइम में भी पहले ही प्लान ज़्यादा करके जाएंगे। एंड बट फोन पे कभी इंटरेक्शन होती है? टीम से हम ले लेते हैं हेल्प, क्योंकि मोस्टली तो कॉन्टैक्ट्स में इंट्रोडक्शन में ही चाहिए होती है, मतलब तो वो हेल्प ले लेते हैं। बाकी गिवन कि उनके बाद यूनिलीवर भी आ गया तो वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन और कैसे मतलब कंपनी को बड़ा करते हुए कंट्रोल्स का में रखना है प्रोसेसेस को, तो वो वहाँ से डायरेक्ट आ जाते थे। इतना हमें अप्रोच नहीं करना पड़ा उनको जितना मे बी जिन्होंने सिर्फ उनसे रेज किया उनको करना पड़ा हो। बट जब भी हेल्प मांगते हैं वो आगे कनेक्शन वगैरह वो सब टाइम टेके हो जाता है। उनकी जो टीम्स है? हाँ हाँ, मतलब अच्छा। खुद तो अब उनके पास 100 इन्वेस्टमेंट है तो कहाँ करेक्ट, कर सकते हैं खुद से। हाँ। करेक्ट। बस एक लास्ट चीज पूछूंगा, तीनों से आपने इन्वेस्टमेंट रेस की, तीनों में कुछ ना कुछ तो एक यूनिक क्वालिटी होगी जो शायद आपको आधा घंटा मिले, 1 घंटा मिले, जब भी इंटरेक्शन हुआ आपने शायद उनसे कुछ इंसाइट सीखी, हाँ, बिजनेस में अप्लाई की और फायदा हुआ। कुछ ऐसी इंसाइट तीनों में किसी में भी कुछ ऐसा फील हुआ हो कि यार ये जो इसने मुझे बताया काफी अच्छी चीज थी? ये तो अनुपम से तो नहीं हुआ इंटरेक्शन 1-on-1 अभी, मतलब वीडियो कॉल वगैरह पे हुआ, मिलके नहीं हुआ। तो बट आई थिंक सब टीवी में नहीं आया था, बट सबसे पहले उन्होंने इन्वेस्ट का कहा था कि मैं कर दूंगा, बाद में दोनों जुड़े तो आई थिंक वो तो हमारे लिए स्पेशल है ही। अमन को मिले तो आई थिंक उनका जो एटीट्यूड है लेके कि एग्रेशन है कि हमने ही फोड़ना है, हमने ही इस पे डोमिनेट करना है, इस पे हम ही नंबर 1 होंगे, तो वो है, वो रिलेंटलेसनेस है। वैस प्लस बॉटम लाइन बना के उन्होंने वो किया है, नुकसान भी नहीं किया जैसे बाकी प्रॉफिट में करते रहे हैं। हैं। हाँ, हाँ। तो वो है। विनीता और कौशिक को हम मिले उनके ऑफिस में, आई थिंक उनके साथ तो बात करके काफ़ी मज़ा आया। बिल्कुल इतने स्केल के बाद भी बिल्कुल हम्बल डाउन टू अर्थ है, मतलब कुछ मतलब जो आप कहोगे कि लोग 50 लाख का सामान बेच के अपने आप को सोचते हैं हम 30 मार खान बन गए, लेकिन वहाँ पे आपको नहीं फील होगा। तो आई थिंक वो है, तभी बंदा ओपन रहता है। तो वही है, ग्राउंडेड रहो तो ओपन रहोगे, लोगों का सुनोगे, ओपिनियन नहीं पसंद आया तो नहीं एग्जीक्यूट करोगे, आया तो सोचोगे उसके बारे। तो आई थिंक वो ज़रूरी है, तो वहाँ से वो ज़्यादा सीख पाए हम। और अभी अपना अगले 1-2 साल में क्या प्लान है, क्या करना है, कैसे ग्रो करना है? प्लान अभी ये है कि 3 से 4 नए हीरो प्रोडक्ट बनाने हैं कुछ भी करके। और इसमें क्या चैलेंजेस लग रहे हैं आ सकते हैं? चैलेंजेस आई थिंक टाइप फॉर्म क्रैक करना, क्योंकि क्या है गमीज़ के कुछ लिमिटेशन है, जैसे 4 ग्राम की है, लिमिटेड मात्रा ले सकती है। फॉर एग्जांपल कोलाजन है, स्किन के लिए है, महंगा प्रोडक्ट है, आप अच्छे मार्जिन निकाल सकते हो, बट दिन में 12 से 15 ग्राम चाहिए। तो हमने जब शुरू किया हमें क्लियर था कि हम सिर्फ गमीज़ में नहीं रहेंगे, तभी व्हाट्सअप वेलनेस नाम रखा, गमीज़ नहीं रखा नाम में ब्रांड के। बट अब टाइप फॉर्म और वो डिफ्रेंशिएट कैसे करें, बेनिफिट क्या इसमें और एडिशनल बेनिफिट दे सकते हैं जो कस्टमर को अभी तक नहीं मिल रहा है लेकिन उसको चाहिए, तो वो आइडेंटिफाई करना, फिर उस पर स्केल करना, वो चैलेंज है। प्लस अच्छा प्रोडक्ट निकाल भी तो ज़रूरी नहीं है कि अच्छा ब्रांड हर प्रोडक्ट बेच पाए। मतलब कुछ ब्रांड है जो 15-20 करोड़ कर रहे हैं महीने का, बट हेयर फॉल का प्रोडक्ट नहीं बेच पाए या स्लीप का नहीं बेच पाए। तो कैसे आप रेजोनेट, कस्टमर क्या सोचता है आपके ब्रांड के बारे में, वो तो हमें भी धीरे धीरे हम समझ रहे हैं, और क्या कैटेगरीज हमारे लिए सही है वो देख रहे हैं। तो वो वाला चैलेंज है मेन। ओके, सही है। बहुत मज़ा आया मुझे बात करके, थैंक यू सो मच। आपकी एक जो पर्सनालिटी है ना, वो एक पंजाब वाली जो फीलिंग आती है ना, वो यार प्यार से बात करना, खुशी खुशी सब बताना, कोई झिझक नहीं है, बोला भी जाता है। और मैं खुद पंजाबी हूँ तो एक होता है ना कि ओपननेस है शेयर करने में। जैसे मैं अपना लिंक्डइन पे जब भी कुछ शेयर करता हूँ तो मैं एकदम खुले होके, यही मार्जिन है जी, ये हमारा बिजनेस का रेवेन्यू है जी,
कोई मुझसे नहीं भी पूछता, मैं खुद ही बता देता हूँ यार ये है हमारा। हाँ। तो वो ओपननेस जो होती है ना, हाँ। वो काफ़ी एक अच्छी मुझे फीलिंग आज इंटरेक्शन करके आई। हाँ। तो ऐसी आई बिलीव आपकी जो पर्सनालिटी ऐसी कैरी करते रहोगे ना, तो ये आराम से 10 100 200 300 करोड़ भी हो जाएगा, कुछ नहीं पता लगेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, आई रियली एंजॉयड द कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सर बुलाने के लिए। बाकी कुछ ऐसा छुपा ही नहीं हुआ बिजनेस में, क्योंकि ऑनलाइन कर रहे हैं, सबको सब देख सकते हैं जो देखना चाहे, तो हाँ, कुछ छुपाने को है ही नहीं हमारे पास। करेक्ट करेक्ट। हाँ। बट बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।